बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी। तो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने नावल की सेकंड एपिसोड। तो नावल रीड कर रहे थे हम, कुछ इश्क में रंगे जनूबी था, रिटन बाय नाइला तारिक। तो सेकंड एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं इसके सेकंड एपिसोड रीड करने। करवटें बदलते हुए पता नहीं कितना वक्त गुजर चुका था। यहाँ आने के बाद कोई रात ऐसी नहीं गुजरी थी जो बहुत पुरसुकून नींद सोई हो। इस वक्त भी बेचैनी होने लगी तभी वो बेजारी के साथ कमरे से बाहर निकल आई थी। रेलिंग से झुककर इसने पहले नीचे का जायज़ा लिया जहाँ खामोशी और नीम तारीकी का राज था। किचन से एक गिलास ठंडा पानी पीने के बाद वो वापस बाहर लाउंज में चली आई, मगर सीढ़ियों की सिम जाने की बजाय इसका रुख सामने दाखिली दरवाजे की सिम था। दरवाज़ा खोलने के लिए इसने हैंडल पर हाथ रखा ही था जब लाइट ऑन होने पर चौंक कर पलटी। चेहरे के बेहद संजीदा तासुरात के साथ वो इसी की तरफ आ रहे थे। कहाँ जाने का इरादा? इनका लहजा कुछ सख्त था। भाग जाने का इरादा इस घर से? क्यों, कोई इतराज़ है आपको? वो तलख और इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली। अपने कमरे में जाओ तुम। वो इसी सख्त लहजे में बोले थे। दूसरी जानिब वो एक झटके से दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई, मगर सामने नजर आती मुकफल ग्रिल देखकर खोल ही उठी। इसे खोलें, बाहर जाना है मुझे। पीछे हटते हुए वो हठधर्मी से बोली, मेरे घर की एक एक चीज़ और इसमें रहने वाले अफराद मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तुम्हारे इस आधी रात को बाहर निकलने के शौक़ में मैं इन सबको किसी खतरे में नहीं डाल सकता। अंदर चलो अब। वो नागवार लहजे में इससे मुखातिब थे। दम घुटता है मेरे इस जहन्नुम जैसे कैद खाने में। दिल मिलाती हुई वापस अंदर आई। लेकिन फिर भी रहना तुम्हें इसी जहन्नुम में। इसे याद दिलाते हुए वो दरवाजे का लॉक लगा रहे थे जबकि वो सुलगते हुए जीने के सिमत बढ़ गई। ज़िंदगी अजाब करके रखती है। तकिए पर सर रखते हुए वो खुद से मुखातिब थी, मगर अगले पल मजीद इसका पारा हाई हुआ। खूनख्वार नज़रों से सेलफोन को देखते हुए इसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से उठाया और आने वाली कॉल को खुद ही फ़ौरन ही काट दिया। और वक्फे से आने वाली यही कॉल तकरीबन 20 बार इसने डिस्कनेक्ट की थी। आखिर ने दूसरी जानिब से इस बार कॉल की जगह स्क्रीन पर मैसेज उभरता दिखाई दिया। तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगी? इसने आने वाला मैसेज पढ़ा और फिर साल मुकम्मल ऑफ करके एक तरफ डालने के बाद दूसरी जानिब करवट बदल ली थी। और फिर आनन फानन ही सब कुछ होता चला गया। इसके एहतजाज और नाराज़गी का असर किसी पर भी नहीं हो सकता था, जिसने मज़ीद से हर चीज़ से मुतनफ़्फ़र कर दिया। सबने यही कहकर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी कि वो छोटी और इन मामलात में बोलने की इसे ज़रूरत नहीं और ना ही इसकी किसी राय को कोई अहमियत हो सकती थी। और ज़ाहिर है इन मामलात का ताल्लुक जिससे था, वो जब वही खुश और राज़ी है तो बाकी सबकी हैसियत तो सानवी होकर रह जाती है। मगर इस पर तो जैसे सदमे का पहाड़ टूटने लगा था। अपनी बहन के लिए इसने कभी इस जैसे शख्स को नहीं सोचा था जो इसकी बहन अपने लिए पसंद कर चुकी थी। इसका ख्याल था कि इसकी कलमी जैसी खूबसूरत बहन जिसकी सादगी दिलों को मबहूत कर देने वाली थी, इसके लिए तो इस जैसा ही कुछ शानदार इंसान होना चाहिए था जिसके साथ वो एक शानदार ज़िंदगी गुजारती। मगर इसका हर ख्याल, हर ख्वाब टूट गया था। इससे कहीं ज़्यादा कम इसे इस चीज़ का था कि अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े और अहम फैसले में इसकी बहन ने इसे ज़रा बराबर भी अहमियत नहीं दी थी। इसकी राय नापसंदीदगी जाने के बावजूद वो ऐसे शख्स को अपने लिए मुंतखब कर चुकी थी जिसका चेहरा दोबारा कभी ज़िंदगी में न देखने का इसने तहैया कर रखा था। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने लाउंज की सिमत नज़र डाली जहाँ वो टीवी पर न्यूज़ देखने में मसरूफ़ थे। वो भी वहीं शहरी को गोद में लिए बैठी हुई थी, जबकि वही सोफ़े पर शान भी नीम दराज था। आप ही, मुझे भी पुप्पो की तरफ जाना है। सोफ़े की पुश्त पर हाथ रखे वो सिद्रा से मुखातिब हुई। क्यों, अभी क्यों जाना है? जवाबन वो हैरत से पूछ रही थी। क्यों का क्या सवाल, बस मुझे जाना है। वो कुछ खफकी से बोली। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। शान को पता नहीं क्या सूझी जो उठते हुए बोला। तुमसे किसने कहा दरमियान में बोलने के लिए? अभी कोई और काम करे तो सुस्ती के दौरे पड़ जाएंगे तुम्हें, मगर फजूल के सोशल वर्क के लिए बहुत वक्त है। एकदम ही वो जिस तरह शान पर भटके थे, एक पल को तो वो दंग ही रह गया, मगर अगले ही पल वो सुर्ख होते चेहरे के साथ तेज़ कदमों से लाउंज से निकल गया। मैं भी कोई इसके कंधे से लटक कर नहीं जा रही थी जो आप इस तरह से कह रहे थे। वो जब्त नहीं कर सकी थी जो जिताने वाले अंदाज में बोली। मुझे तुम पहले ये बताओ कि वहाँ से वापस आए तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं जो अब फिर वहाँ जाने की ज़रूरत पेश आ गई? टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए शदीद नागवारी से पूछ रहे थे। आप तो इस तरह सवाल जवाब कर रहे जैसे मैं आपसे वहाँ जाने की इजाज़त लेने आई हूँ। तड़क कर बोल ली थी सारा। सिद्रा ने टोकने वाले अंदाज में से देखा था। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे पप्पो के घर जाना है तो बिला वजह के सवाल क्यों करेंगी मुझसे? मैं सवाल करूँगा तुमसे, ये भूल जाओ कि तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है तो तुम अपनी मनमानी करोगी। वो इसकी बात काटते हुए बोले। आए दिन उठकर वहाँ जाती रहोगी तो इस घर को जहन्नुम ही कहती रहोगी। जहाँ रहना वहीं दिल कर रखो, वरना ऐसी बेचैनी इधर उधर फिरती रहोगी। वो नागवारी से देखते हुए जता रहे थे। आपको बहुत फिक्र है मेरे दिल के चैन की। सारा तमीज़ से बात किया करो। अगर ये भी नहीं कर सकती तो ज़ुबान बंद रखा करो। सिद्रा दरमियान में इसे घिड़कते हुए बोली। क्यों बंद रखूँ ज़ुबान? पप्पा के घर जाना चाहती हूँ। सड़कों पर टहलने नहीं जा रही जो सबको इतराज़ हो जाता है। वो बिगड़े तेवरों के साथ बोली थी। एतराज़ नहीं होगा तो और क्या होगा? हज़ारों लोगों का झगमगाटा लगा रहता है इनके घर में। किस तरह आए दिन इत्मीनान से ले जाकर छोड़ दें तुम्हें? वो गुस्सीले अंदाज में बोले थे। इस घर में भी तो जिधर नज़र उठाओ लोग भरे हैं, कोई फरिश्ते तो नहीं घूम रहे। वो किलस कर बोली थी। यहाँ की बात अलग है, सब हमारे अपने हैं, भरोसा है सब पर। वो बोले थे। तो वहाँ भी सब मेरे अपने हैं और भरोसे की बात तो आप इस तरह करें जैसे वहाँ जाकर मैं कोई गुल ही खिला दूँगी।
सारा तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो तो फ़ौरन ऊपर अपने कमरे में चली जाओ, बहुत बहस कर चुकी हो तुम। सिद्रा ने गुस्सीले अंदाज में इसे कहा था। तुमने कह दिया और इसने अपना मुंह बंद कर रख लिया। इससे तो वो बहस करे जिसने ज़िंदगी में कभी तहज़ीब की शक्ल तक न देखी हो। शदीद इश्तियाल में बीवी को मुखातिब करके कहते वो उठकर फ़ौरन ही अपने कमरे की सिमत बढ़ गए, जबकि वह जहरीली नज़रों से इनकी पुश्त को देखती रह गई। मोती वैसे औकात तो बाहर ही होई जा रही है कुड़ी भी ना। मैंने ज़रा जिन्नी पसंद नहीं आई। हीरो साहब का तो हले कुछ पता ही नहीं कितने दफ़ा होया। इसके दिल में बहन के लिए बदगुमानी बढ़ती ही चली गई थी। इसे कोई खुशी न थी, वो हर चीज़ के खिलाफ थी। इसका इजहार वो अपने रवैये से करना शुरू कर चुकी थी, मगर फिर भी बददस्तूर शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंचती चली गई थी। रोने धोने और ज़िद में इसने खुद को भी मार कर डाला। ज़रा ज़रा सी बात पर हंगामे और ववेले मचाने की इसने कसम खा ली थी। बहन के आंसुओं ने भी इसे नहीं पिघलाया। बहन की शादी की किसी रस्म में इसने शिरकत नहीं की थी। थक हार कर इसके माँ बाप ने भी इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। शादी में शिरकत करने वाले सब मेहमानों को ये बताया गया कि इसे अचानक ही फूड पॉइजन हो गया, मगर ये भी अपनी जगह दुरुस्त था। ये बहाना किसी को हजम ना हो सका था। आखिर को वो इकलौती बहन थी, कैसे किसी की नज़र में या जिक्र में न आती। आहिस्ता आहिस्ता जंगल की आग की तरह यह खबर हर तरफ फैल गई कि शम्स शाहनवाज इसे अपनी बहन के शौहर के रूप में कतई पसंद नहीं आए थे। डूब के मर जा। फिर सोए हुए बच्चे को कॉट में लिटाते हुए इन्होंने एक बार फिर इस जानिब देखा जहाँ वो तने हुए चेहरे के साथ बैकग्राउंड से टेक लगाए, पुष्ट लगाए सामने टीवी की सिमत मतवजा थे। चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात लिए वो इनकी सिमत बढ़ गई थी। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बेड के किनारे बैठते हुए वो कुछ कहना ही चाहती थी कि वही पहले ही रोक गए। सुबह शान से कह देना ले जाएगा इसे, मगर इसे कह देना दिन भर रहे, रात में इसे वापस आना है। वो इसी तरह बिगड़े तासुरात के साथ बोले थे। आप ये बात तभी से कह देते जब वो मुझसे पूछ जाने का पूछ रही थी। वो नरम लहजे में बोली, वो मुझे कुछ कहने का मौका देती है। वो हुसीले अंदाज में बोले, क्या अजाब में इस घर में उठा लाया। मुजीद होकर बोले थे। फ़ौरन ही वो इनके सामने से उठ गई थी। तुम्हें सुबह स्कूल नहीं जाना जो अभी तक टीवी की जान नहीं छोड़ रही। फ़ौरन आंखें बंद करो। बिगड़े तेवर के साथ उन्होंने हनी को डांटा, जो बाप के साथ ही लेटी टीवी में मगन थी। इस पर अपना गुस्सा क्यों निकाली हो तुम? इतना बुरा लगा जो कहना मुझे कहो, कह दो। तुम्हारी बहन की ज़ुबान तो है 1 गज़ की 100 गज़ की, तुम भी क्यों बख्श रही हो मुझे? इनके बिगड़े तेवर भांपते हुए वो नागवार लहजे में बोले थे। आप पहले ही मुझे बता देते कि वो अजाब है आपके लिए, मैं इसे कहीं भी भेज देती मगर इस घर में नहीं लाती। पेशानी पर पड़े बलों के साथ वो बोली थी। आप ख्वाम का बात को मत बढ़ाओ। गुस्से में अगर कहती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अजाब ही है। वो झंझलाए हुए अंदाज में बोले। इतनी बड़ी बात और सच गुस्से में ही कहा जाता। वो इसी बिगड़े अंदाज में बोली थी। अच्छा ठीक है, मैंने सच ही कहा है, बस अब मैं सोना चाहता हूँ, इसलिए इसके लिए मुझे सुकून और खामोशी चाहिए। इनका लहजा दरश्त था। और तुम क्या सुन रही हो? सोयो आंखें बंद करके। वो बेटी पर गुस्सा हुए थे जो बाप के बिगड़ने पर इनसे ही लिपट कर आंखें बंद कर चुकी थी। दूसरी जानिब वो खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी। शम्स जब भी सिद्रा के साथ इनके घर आए वो कभी इनके सामने नहीं आई, और अगर इत्तेफाक से कभी सामना भी हो जाता तो कतरा के निकल जाती। इसने गलती से भी कभी इन्हें सलाम तक करने की कोशिश नहीं की। जबकि दूसरी जानिब इस तरह की खबरें शम्स तक पहुंची, इनका यकीन हो जाने के बाद वो खुद भी इसकी तरफ माइल नहीं हो सके थे। इन्होंने खुद भी कभी आगे बढ़कर इस फासले को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। पहले इन्होंने यही सोचा कि इस रात इनके जारहाना रवैये ने इससे बदजन कर रखा है, और इनकी ये सोच बहुत हद तक ठीक ही थी, क्योंकि इस रात इनके एक थप्पड़ से वो दहशत तो खौफ से बीमार पड़ गई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खौफ नफरत और झंझलाहट में बदलता चला गया। बहुत जल्द वो जान चुके थे कि वो एक नज़र भी इनकी जानिब देखने की रवादार नहीं। हर चीज़ के बावजूद अगर वो इन्हें कायम होने वाले रिश्ते के हवाले से कुछ इज़्ज़त और एहतराम देती तो वो भी अपने दिल में लचक रखकर इसका दिल अपनी तरफ से साफ़ करने की कोशिश करते, मगर इसने इसके कायम होने वाले रिश्ते को तस्लीम करना ही गवारा नहीं किया। शम्स ने सिद्रा से चंद बार के अलावा दोबारा कभी इनके बहन के रवैये की शिकायत नहीं की, क्योंकि वो ये भी जान चुके थे और इन्हें अंदाज़ा भी हो गया था कि छोटी बहन के सामने इनकी तो क्या इनके माँ बाप की भी एक ही नहीं चलती। इसलिए सिद्रा से उन्होंने इस बारे में बात नहीं करना ही छोड़ दी थी। तकिए में चेहरा छुपाए वो अपने गुस्सा आंसुओं के रास्ते निकाल ली थी। एक बार फिर से अल्लाह से शिकायत हुई, काश वो लड़की की बजाय एक लड़का होती। कम अज़ कम इसे किसी ऐसी पनाहगाह में तो न रहना पड़ता जहाँ इसे ज़िल्लतें ही बर्दाश्त करनी होती। वो महसूस कर सकती थी कि इनके रवैये और लहजे में भी इसके लिए नागवारी ही नागवारी छलकती थी। अपने घर में लाने के बाद भी इन्होंने कभी एक बार भी इससे नरम लहजे में बात नहीं की थी। गलती से भी कभी ये नहीं पूछा कि इनके घर में से कोई तकलीफ़ या परेशानी तो नहीं। अपने तेरे को तो बड़े सही है जो तेरे को सारा जहान पूछे आके किसी चीज़ की इसे ज़रूरत भी है या नहीं। इनकी वजह से वो अपनी पप्पो के घर में रहना चाहती थी, क्योंकि वो भी खुद ही चाहती थी कि, मगर शम्स इस बात के शदीद खिलाफ से। इसे मालूम था वो अगर मजबूर थी तो सिर्फ अपनी बहन की वजह से, वरना इसके लिए यहाँ से चले जाना मुश्किल नहीं था। मगर इसे पता था कि इसके जाने का सुनकर ही सिद्रा ने आंसू बहा बहा कर इसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देना है। दूसरी जानिब वो शख्स भी इन्हें बातें सुना कर ही मार डालेगा। सेलफोन की ट्यून ने इसके रोने का तसलसल तोड़ा, मगर आंखें साफ करते वो उठ बैठी। हर बार की तरह स्क्रीन पर वही हरूफ चकमगा रहे थे। तुम मुझसे कब तक बात नहीं करोगी? सर झटकते हुए इसने दूसरा मैसेज पढ़ा। इन फासलों की फ़िक्र में क्यों करूं भला, बहुत दूर रहकर भी मेरे पास है कोई। इस सोच में डूबा है मेरे बहुत देर से मेरा दिल, क्या इसके दिल में भी ऐसा एहसास है कोई। इसकी सांसों से है बंधा मेरी सांसों का तसलसल, इस तरह मेरी ज़िंदगी की आस है कोई।
इसके सते हुए चेहरे पर एकदम ही हल्की सी मुस्कुराहट रेंगी, दिल का बोझलपन दूर होते ही एक नई हिम्मत और हौसला रगों में दौड़ने लगा। चेहरे पर पानी की छींटे डालकर वॉशरूम से निकलते हुए बस इसने एक नज़र सिद्रा के संजीदा चेहरे को देखा जो बकौर इसकी सुर्ख आंखों को देख रही थी। खामोशी से इनके पास जाकर बैठ गई। सारा बस थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा कर लो अपने अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका हाथ थामे वो बोली थी, आप ये कहना चाहती कि मैं बस खामोशी के साथ गूंगी बहरी बनकर इनके ज़िल्लत में रवैये बर्दाश्त करती रहूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदी हो जाऊँ? वो तंजिया लहजे में बोली, ऐसा तो मत कहो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? वो फ़ौरन ही बोली थी, तो और क्या सोचूं, मजबूर करते हैं वो मुझे ये सब सोचने पर। वरना आंखों के साथ बोली थी, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, नहीं खाई जाती मुझसे ये ज़िल्लत की रोटी। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ आगे भी कहा, जब देखो उल्टा सीधा कहती रहती है। वो फ़ौरन ही नाराज़ी से बोली, तुमने कभी अपने रवैये पर गौर किया? तुम तो पूरा यकीन दिला चुकी हो कि तुम्हारे नज़दीक इनकी कोई अहमियत व हैसियत नहीं। आपको तो हमेशा अपने शौहर की परवाह रही है, हमेशा मुझे में ही कीड़े नज़र आते हैं आपको। हस्बत वक़ा वो भड़की थी, फजूल बातें मत किया करो, मुझे तुम्हारी परवाह तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा है। कौन सी मेरी 10-12 बहनें बैठी हैं जो एक बस तुम ही तो हो? मुझसे डपटते हुए बोल रही थी, चलो अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ और सुबह जल्दी उठना है, हम दोनों ही पप्पो की तरफ जाएंगे और वापसी में कुछ शॉपिंग भी करते हुए आएंगे। मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के ड्रेसेस लेने हैं, मुझे नहीं चाहिए आपके शौहर के रुपये से खरीदे हुए कपड़े। वो फ़ौरन ही नागवारी से बोली, खामोश रहो तुम, जब मैंने कह दिया तो बस शॉपिंग के लिए चलना है। वो उसे घूर कर बोली, ठीक है फिर मैं अपनी शॉपिंग के लिए बैंक से रुपये निकलवाऊंगी, आप इनके रुपये मुझ पर खर्च ना करें। वो इसी लहजे में बोली, खबरदार जो तुमने बैंक से रुपये निकलवाने की बात भी की, वो रुपये तुम्हारी शादी के लिए रखे हैं। अच्छा। इनके सख्ती से ताकीद करने पर वो इन्हें देख कर रह गई। कमरे में दाखिल होते ही इन्होंने कुछ तजब्ज़ब के साथ इसकी पुश्त को देखा था जो इनकी 1 साला बेटी को गोद में लिटाए बैठी थी। सर उठाकर इसने इनके चेहरे को देखा जो सामने खामोशी के साथ सोफे पर बैठ रही थी। इसका चेहरा रोया रोया लग रहा था, इनकी आंखें भी सुर्ख नज़र आ रही थी। इसे इनकी इस हालत ने हैरान नहीं किया। वो जानती थी कि सिद्रा अपने बाप से बहुत ज़्यादा करीब थी और आज इनके बाप की पहली बरसी थी। सिद्रा की शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकेगी। अम्मी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इनकी मध्यम आवाज़ पर इसने सर उठाकर इनके चेहरे को देखा था। अपने घर जाकर भी मुझे हर वक्त यहाँ की फ़िक्र लगी रहती है। तुम्हारे लिए अम्मी बहुत परेशान और फिक्रमंद रहने लगी है। अभी भी तुम्हारे मुतल्लिक की बात कर रही थी शम्स से। वो इसी सिलसिले में आज आपके शौहर से इन्होंने मेरे बारे में बात करने की क्या ज़रूरत थी? इनकी बात काटते हुए वो नागवारी से बोली थी, फजूल मत बोला करो, तुम माँ है वो तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगी तो और कौन बैठा है हमें पूछने वाला? वो इसे डपटते हुए बोली, तुम अपने घर की हो जाओगी तो कम से कम ये सुकून तो इन्हें मिल जाएगा कि इनके बाद तुम्हारा क्या होगा। अब्बू जिंदा होते तो इन्हें ज़रूरत ही क्या होती इस बारे में अभी से सोचने की। तो इन्हें भी समझाएं जाकर मेरा क्या कसूर है जो अभी से मेरे गले में तोक लटकाना चाह रही हैं। वो बिगड़े अंदाज में बोली, शादी गले का तोक नहीं होती, मैं जानती हूँ कि अभी इस वक्त नहीं है इन सब बातों का, मगर यहाँ हालात दूसरे हैं। दुनिया में हज़ारों लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती हैं और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजारती हैं। अगर तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाए तो ये तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती या जुल्म नहीं होगा। वो समझाने वाले अंदाज में बोली थी, आखिर आप लोग को समझ क्यों नहीं आती? अभी इंटरव्यू तो मुकम्मल हुआ मेरा, अब मुझे भी आगे पढ़ना है। वो बरहमी के साथ बोली थी, गलत बात मत करो, तुम अगर आगे बात पढ़ने की है तो इससे तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल दी थी और कौन सा हम तुम्हें अभी रुखसत करने का सोच रहे हैं। मैं तुमसे अभी इसी बारे में बात करने आई थी। वो इस पर नरम लहजे में बोलना शुरू कर चुकी थी। देखो तुम मेरी बात को ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, सुनो और समझने की कोशिश करो। बहन हो तुम मेरी, मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं चाहूँगी, ना ही मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला करूँगी। मैं तो हमेशा तुम्हें अपने करीब अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती हूँ, अम्मी को और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती हूँ कि तुम बाद में भी जितना चाहे तालीम हासिल कर सकती हो, मगर इससे पहले जो मैं चाहती हूँ वो अम्मी की भी शदीद ख्वाहिश है, बल्कि अम्मी और शम्स की भी यही राय है कि अभी सिर्फ निकाह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 मिनट, इसने फ़ौरन चौंकते हुए ने रोका, यानी आप मुझे ये बताने आई हैं कि आप इसको ढूंढ चुकी हैं जिसके साथ बिठाकर आप मेरा निकाह पढ़वाएंगी? वो शदीद नागवारी से बोली थी, हाँ ढूंढ चुकी हूँ, और निकाह सिर्फ इसलिए कि अभी तुम भी शादी से के लिए इनकार करी और दूसरी तरफ वो भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। वो इससे नज़र चुराते हुए बोली थी, आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि अचानक कौन पैदा हुआ जिसके मेरे लिए जो अभी पैरों पर खड़ा नहीं हुआ? वो तंज़िया लहजे में बोली, ज़ाहिर है तुम्हें नहीं बताऊँगी तो और किसे बताऊँगी, वैसे भी मुझसे पहले तो तुम ही इसे वाकिफ़ हो चुकी थी। वो मध्यम लहजे में बोलते हुए पूरी उम्मीद नज़रों से देख रही थी, जिसके चेहरे का रंग ही बदल गया इसकी बात सुनते हुए। चंद लम्हों तक तो वो दंग बैठी बेयकीन नज़रों से इन्हें देखती रही, मगर इसका चेहरा गुस्से से तपने लगा। मैं क्या कोई मजूर लंगड़ी अंधी हूँ या आप सबको बेज़ुबान गाय नज़र आ रही हूँ जो आप मुझे नहीं बल्कि इसे मेरे सर मरना चाहती हैं? शदीद जारहाना अंदाज में चीखते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दूसरी जानिब सिद्रा खुद भी उड़ी हुई रंगत के साथ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, क्योंकि सामने वो इनका चेहरा देख चुकी थी जो ख़तरनाक हद तक संजीदा चेहरे के साथ दहलीज पर ही रुके हुए थे। बकवास बंद करो, क्या बोले जा रही तुम? इसका एक एक्सीडेंट हुआ था, वो सब गलत मानों में कैसे ले लिया तुमने? सिद्रा इस पर बरसी थी, इनके तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या कहें। शौहर की चुपती नज़रें ने बेहाल कर गई थी तो बहन के तलवार जैसे खुले लफ्ज़ों ने मज़ीद हरासा कर डाला था। एक्सीडेंट? तलख लहजे के साथ तंजिया नज़रों से इसने सिद्रा के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा था। ना समझ में आज हूँ और ना ही 2 साल पहले थी।
मैं सब कुछ जानते बूझते भी अगर आप इस सच को एक्सीडेंट का नाम दे रही हैं तो देती रहिए, मगर मेरी आंखों पर झूठ के पर्दे डालने की कोशिश मत करें, क्योंकि जो कुछ इस रात मैंने देखा वो ना तो आपने देखा और ना ही आपके शौहर ने देखा होगा। इसके जहरीले लहजे पर वो जो साख नज़रों से देख रही थी, चेहरा हाथों में छुपाए सोफे पर बैठती चली गई। खामोश खड़े शम्स के चेहरे पर तासुरात ने इनके दिल में जैसे खंजर उतार के रख दिया। फूट फूट कर रोती बहन से नज़र हटाकर इसने गर्दन मोड़कर इन्हें देखा, जो सपाट चेहरे के साथ अंदर आ रहे थे। जबकि इस तरह अचानक इन्हें वहाँ देखकर वो कुछ खौफ में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि इसे अंदाज़ा हो गया था वो सब कुछ सुन चुके हैं। दूसरी जानिब इन्होंने एक लफ्ज़ भी कहे बगैर बहुत खामोशी के साथ अपनी बेटी को उसकी गोद से लिया और फिर रोती हुई सिद्रा का हाथ पकड़कर उठाते हुए इसी खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गए थे। जो कुछ जुबान से निकल चुका था इसके बारे से शदीद किस्म के पछतावे ने घेर लिया। वो जानती थी कि इसे इस तरह सब कुछ खुलकर नहीं कहना चाहिए था। वो किसी की इसे फिक्र नहीं थी सिवाय अपनी बहन के। इसकी वजह से वो रोती भी घर से गई थी। ये चीज़ें से बेचैन कर रही थी। वो जो कुछ वो बिला धड़क सिद्रा के सामने उगल चुकी थी, इस बारे में इसने कभी इससे पहले खुलकर बात नहीं की थी, ना ही कुछ सवाल किया था और ना ही सिद्रा ने कभी इस बारे में इससे पहले कोई बात की थी, ना ही बाद में कभी इससे कुछ पूछा था। शादी के बाद भी इन्होंने इस मामले में बहुत एहतियात बरती थी। अपने माँ बाप की तरह शायद वो भी पूरी यकीन नहीं कि इनकी बहन 2 साल पहले भी हकीकतों के असरार और मुझ से नावाकिफ़ और बेखबर थी, मगर आज इसकी ये सारी गलतफहमियां भी दूर हो चुकी थी। बहन से अपने रवैये की तलाफ़ी करने के लिए इसने फ़ोन पर इनसे बात करने का इरादा किया। रात के 12 बजने वाले थे, इसलिए कुछ अजीब लग रहा था, मगर इनसे बात किए बगैर अब वो रह भी नहीं सकती थी। अमूमन रात के वक्त जब भी वो सिद्रा को कॉल करती तो नंबर मिलाकर रिसीवर फ़ौरन अम्मा के हाथ में मुंतकिल कर देती, क्योंकि खदशे के कहने मुताबिक रात के वक्त अक्सर शम्सी कॉल रिसीव करते थे। मगर इस वक्त बहन की खातिर वो इनकी आवाज़ भी बर्दाश्त करने पर तैयार थी। पहली बेल पर कॉल रिसीव हो गई, मगर दूसरी जानिब अजनबी आवाज़ पर वो कुछ झिझक कर रुकी। आप कौन है और किससे बात करनी है? सवालिया आवाज़ उभरी। मुझे सिद्रा आपी से बात करनी है, इसने कहा, जबकि दूसरी जानिब एक पल के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। मगर फिर आवाज़ उभरी, जो कि इस पर बहुत मध्यम और बदले हुए लहजे में थी। भाभी तो काफ़ी देर पहले अपने कमरे में जा चुकी हैं, शायद सो गई। आप कहे तो मैं बताऊं जाकर इन्हें? नहीं, रहने दे, इसने फ़ौरन ही रोक दिया। आप सारा हैं? दूसरी जानिब से फ़ौरन ही सवाल किया गया, जिस पर वो हैरान होते हुए कुछ कहते कहते रुकी। तुम शान हो? इसने पूछा था। नहीं, शईस, मध्यम आवाज़ उभरी। अच्छा, कुछ अजीब सी कैफियत के साथ वो इतना ही कह सके। इससे पहले कि वो रिसीवर रखती, दूसरी जानिब से फिर आवाज़ उभरी। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? वो मज़ीद हैरान हुई। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? इसके एकदम से कहने पर वो दंग रह हुई। मगर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इसने पूछा। बस मैं कोई वजह नहीं बता सकता लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। इसके लहजे में कुछ था जो अपनी किसी नागवारी का इजहार नहीं कर सकी। आप ही के साथ हमारे घर आ जाएँ। इससे फ़ौरी तौर पर यही जवाब सूझा। नहीं, इनके सामने नहीं, वो फ़ौरन ही बोला। तो फिर आप अकेले आ जाएँ। मगर आप कैसे आएँगे? इससे पहले कभी आप मेरे घर नहीं आए हैं। रुककर वो कुछ सोचते हुए बोली थी। मैं आपको एड्रेस बता दूं, फिर चाहे तो आ सकते हैं। इसने पूछा था। नहीं, आपके घर का एड्रेस तो मुझे पता है, आपने पहले बहुत अच्छी तरह याद करवा दिया था। इसकी मध्यम आवाज़ पर वो कुछ देर के लिए चुप सी हो गई। मैं आपके घर पर ही आपसे नहीं मिल सकता? क्या मैं कहीं और आपसे मिल सकता हूँ? कुछ झिझकते हुए पूछ रहा था। कहीं और? वो कुछ सोचते हुए रुकी थी। घर से कहीं और जाने के लिए तो मैं सिर्फ कॉलेज के लिए निकलती हूँ, मैं वहाँ आ सकता हूँ? वो फ़ौरन ही दरमियान में बोला, जबकि वो कुछ तजब्ज़ुब में मुब्तला हो गई। कल आ जाऊँ? इसकी खामोशी पर वो मज़ीद बोला। मेरे वहाँ आने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? वो पूछ रहा था। नहीं, बिलाकर उसने जवाब दिया। लेकिन आपको मैं पहचान नहीं सकूँगी, वो कुछ हिचकिचाहट के साथ बोली थी। लेकिन मैं आपको ज़रूर पहचान लूँगा, भाभी के पास मैंने आपकी तस्वीर देख रखी है। वो फ़ौरन ही इत्मीनान दिलाते हुए बोला। आप देख लीजिएगा कि कॉलेज के बाहर तो इतना रश होगा, कहीं आपका वहाँ आना ही बेकार ना हो जाए। वो इसी तजब्ज़ब के साथ बोली। आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें, क्योंकि मुझे फिर भी कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं हज़ारों इंसानों में भी आपको पहचान सकता हूँ, आप तक पहुँच जाऊँगा। इसके कहने पर वो हैरानी के साथ मज़ीद कुछ नहीं कह सकी थी। जमाइयाँ रोकता हुआ बड़ी सुस्ती के साथ किचन की तरफ बढ़ते हुए ठिठक कर रुका। दूर से ही वो मोमो को पहचान गया था। इस चीज़ की पुष्ट इसकी जानिब थी, मगर इसके इंतहाई करीब खड़े शख्स की पुष्ट का कुछ ही हिस्सा इसे दिखाई दे रहा था। अपनी जगह पर रुका वो सामने किचन में नजर आते मंजर को देखते हुए बुरी तरह खौल उठा, क्योंकि वो शख्स न सिर्फ मोमो के करीब था, बल्कि इसका बाजू भी मोमो की पुष्ट के गिर्द हमायल था। रगों में बोलते खून के साथ वास्तीन चढ़ाता तन फन करता इस शख्स के सर पर पहुंच गया। किसी भी जानिब देखे बगैर इसने मोमो की पुष्ट के गिर्द रखा बाजू झपट कर पकड़ते हुए इस शख्स का रुख एक झटके से अपनी सिर में मोड़ा, और इससे पहले कि इसके हाथ का मुक्का आगे बढ़ता वो शख्स इसके हाथ को रास्ते में रोक चुका था और अब खश्मगीन नज़रों से इसे देख रहा था, जिसका सारा तन तका इस शख्स के चेहरे को देखते ही भग से उड़ गया। कॉलेज के बाहर खड़े वो काफ़ी देर तक मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखती रही। इतने रश और शोरगुल में खड़े रहना इसे शदीद कौफ्त में मुब्तला कर रहा था। इसे एकदम ही खुद पर गुस्सा आने लगा कि इसने हामी क्यों भरी और ज़रूरत ही क्या थी कॉलेज आने की, दावत देने की। ना वो इसे जानती थी ना पहचानती थी। इसकी बहन का वो रिश्तेदार हो सकता था, मगर इससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं रखती थी, तो फिर क्यों इस बेवकूफ़ों की तरह खड़ी इसका इंतज़ार करी थी। खुद को खिरकते हुए इसने मज़ीद इंतज़ार कर इरादे को तर्क कर दिया। अब एक हाथ से बैग से कंधे से लटके बैग का स्ट्रिप थामे, दूसरे हाथ में मौजूद जर्नल को सर से लटकाए धूप से बचते हुए वो सड़क के किनारे चलती अपनी बस स्टॉप की सिर्फ बढ़ती जा रही थी। वो खुद नहीं समझ सकी कि फ़ोन पर पहली बार इसकी आवाज़ सुनने के बाद ऐसी कौन सी कशिश महसूस हुई थी जो इसके एक बार ही कहने पर झिझक के बावजूद मिलने के लिए राज़ी हो गई थी। शायद फितरी तौर पर इसकी आवाज़ सुनने के बाद वो खुद भी इसे देखना, इससे मिलना चाहती थी। गुजरे 2 सालों में कभी सिद्रा ने गलती से भी इसके बारे में कोई बात नहीं की थी, ना सारा के सामने इसका जिक्र किया था। वैसे भी सिद्रा अब अपने घर में बड़ी थी, इनकी सास का भी इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो अपना घर बार छोड़कर आए दिन मैके नहीं आ सकती थी। घर पर इनकी आमद सिर्फ चंद घंटों के
लिए होती थी और इतने मुख्तसर वक्त में अपनी माँ और बहन को खुद तक ही महदूद रखती थी। ना तो इनकी फितरत थी और ना ही इसके पास इतना वक्त होता कि अपने ससुराल के किसी फ़र्द को बैठ कर डिस्कस करती। इनके ये चंद घंटे सिर्फ अपनी माँ और बहन के लिए होते थे। जर्नल से सर से उठाए टकाए झुके सर के साथ चलते हुए इसने ऐसे ही गर्दन मोड़कर पीछे देखा और अगले ही पल इसके कदम रुक गए थे। दूसरी जानिब वो जो खामोशी के साथ इसके पीछे ही आ रहा था, अब इसके अपनी तरफ मतवज्जो होने पर कुछ झिझकते हुए करीब आ रहा था, जबकि वह दंग खड़ी हैरत भरी नज़रों से इसका जायज़ा ले रही थी। इसके सामने रुककर बहुत मध्यम आवाज़ में इसने सलाम किया, जिसका जवाब अपनी हैरानी में नहीं दे सकी। तुम शईस हो? वो लहजे की हैरत भी नहीं छुपा सकी थी, मगर दूसरी जानिब उसकी हैरानी पर इस बात में सर हिलाते हुए शर्मिंदा सा हो गया था। एक गहरा सांस लेकर सर हिलाते हुए वो दोबारा चलना शुरू कर चुकी थी, जबकि वो खामोशी से इसके हमकदम हो गया। तुम पीछे आ रहे थे, आवाज़ देकर रोका क्यों नहीं? अगर मैं ना देखती तो? आगे कदम बढ़ाते हुए बोली। आप आवाज़ देने की बात करी, मुझे तो ये डर था कि आप मुझे इस बात पर ना डांट दें कि मैं आपसे पीछे क्यों आ रहा था। इसके कहने पर सारा ने एक नज़र इसके बेहद संजीदा से चेहरे को देखा। आप मुझे पहचानती जो नहीं है इसलिए? सारा के देखने पर मज़ीद बोला। हाँ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं पहचान सकती, मगर तुम्हारे यहाँ आने का मालूम था, और फिर इस तरह कभी कोई लड़का मेरे पीछे आया भी तो नहीं है। इसके कहने पर इस बार वो कुछ हैरत से देख रहा था, जिसके लबों पर इसे हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई, मगर अगले ही पल वो इस पर से नज़र उठा चुका था। आप ही को नहीं बताया होगा इस तुमने यहाँ आने का? धीमी रफ्तार से चलते हुए पूछ रही थी। नहीं, और आप भी मत बताइएगा इन्हें। इसकी जानिब देखे बगैर वो बोला, जबकि सारा ने बगौर इसके चेहरे को देखा। धूप की शिद्दत की वजह से इसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुखड़ी जा रही थी। इसके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बिल्कुल सर पर जलते सूरज की शुआएं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हम कुछ देर वहाँ बैठे साए में। एकदम ही रुककर वो इसे पूछ रही थी, जो हैरान नज़रों से इसे देख रहा था, जो सामने इस पब्लिक पार्क की तरफ इशारा कर रही थी। इस बात में सर हिलाते हुए वो खामोशी से इसके पीछे इस पार्क के सिमत पड़ गया। घने दरख्त की ठंडी छाँव और मध्यम चलती हवा में लकड़ी के बेंच पर बैठते हुए गर्मी का एहसास ख़त्म होने लगा था। बैग को गोद में रखे वो इसे देख रही थी, जो पसीने से भीगे चेहरे के साथ अपनी शर्ट के कॉलर को हल्के से झटके देते हुए कुछ पीछे कर रहा था। कुछ देर पहले सूरज की धूप की तेज़ रोशनी में सुकड़ी आंखें अब यहाँ साए में बगैर किसी मुश्किल के खुली हुई थी। एल्बिनो सी, तुम सूरजमुखी हो ना? टिश्यू पेपर इसकी सिम बढ़ाते हुए वो पूछ रही थी। जवाबन कुछ छेपे वाले अंदाज में इस बात में सर हिलाते इसने सारा से टिश्यू पेपर ले लिया। मतलब एल्बिनो है ये, लेकिन मुकम्मल सूरजमुखी तो नहीं लगते। बगौर इसके चेहरे को देखते हुए मजीद बोली। 70% हूँ। टिश्यू पेपर से चेहरा खुश करते हुए मुख्तसरन बता रहा था। ये तुम्हें डॉक्टर ने बताया था? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रही थी। डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को बताया और उन्होंने मुझे। वो तमाम अरसे में ये कहते हुए वो पहली बार मुस्कुराया, जबकि इसके मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए सारा को अपने चेहरे से मुस्कुराहट गायब होने लगी। अपने बैग से पानी की बोतल निकालते हुए वो दोबारा इसकी तरह मतवज्जा हुई, जो अभी तक अपना भीगा चेहरा ही साफ़ कर रहा था। पानी पी लो। सारा ने बोतल इसकी सिमत बढ़ाई। नहीं, वो इनकार कर गया। ओह सॉरी, मैं भूल गई, ये तो मेरा जूठा पानी है। वो वाकई शर्मिंदा हुई। नहीं, मैंने इसलिए मना नहीं किया, मैं पानी पीऊँगा। फ़ौरन कहते हुए इसने सारा से बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, जो कि इसने खामोशी से इसके हवाले कर दी थी। पानी की बोतल से वो अब छोटे छोटे घूंट लेता इर्द गिर्द का जायज़ा भी ले रहा था। सफ़ेदी माइल रंगत वाला चेहरा धूप की तमाज़त सहने के बाद इस वक्त भी तप रहा था। इसके चेहरे पर कहीं कहीं भूरे रंग के तिल नज़र आ रहे थे, जो बहुत नुमाया तो नहीं थे, मगर कोई बुरा तासुर भी नहीं डाल रहे थे। अलबत्ता इन भूरे तिलों की काफ़ी तादाद इसके हाथों की पुष्ट पर बहुत नुमाया थी। अपने ज़िंदगी में इसने अब तक चंद ही बार ही सूरजमुखी इंसान देखे थे, जिन्हें देखकर इसे बहुत अजीब महसूस होता था, लेकिन इस वक्त इसे देखते हुए कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा था, मगर कुछ ऐसा था जो वो इस पर से नज़र नहीं हटा पा रही थी। इसे देखते हुए एकदम ही दिल में ख्वाहिश जागी कि काश वो भी सिर्फ 70% सूरजमुखी होती। ये सफ़ेद और गोल्डन कॉम्बिनेशन जैसा कॉम्प्लेक्शन रखने वाला इंसान इसे कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने लगा था। वो पानी की बोतल पर कैप लगाते हुए पता नहीं किन सोचों में गुम था, जबकि वो खामोशी और बहुत तवज्जो के साथ इसके लाइट गोल्डन बालों में कहीं कहीं नज़र आने वाले हल्के ब्राउन स्टेप्स को देख रही थी। और इस वक्त इसके चेहरे को देखते हुए इसे अंदाज़ा हुआ कि इसकी अब्रू और पलकें भी हल्का सा भूरापन लिए हुए थी। चेहरे के नकुश बहुत चुभते हुए और बारीक थे। वो गुमान में भी नहीं कर सकती थी ये वही इंसान हो सकता है। रात की तारीकी में और सूरज की रोशनी में बहुत फ़र्क होता है। वो इस पर से नज़र हटाते हुए अपने दिल में सोच रही थी। आप वाकई मुझे नहीं पहचान सकी थी? बिलाकर इतने लंबे लम्हे खामोशी से गुजारने के बाद वो अब बराह रास्त से पूछ रहा था। हाँ, मैं वाकई नहीं पहचान सकी थी। अगर तुम बराबर से भी गुजर जाते तो भी मैं नहीं पहचानती, सारा ने जवाब दिया, जबकि दूसरी जानिब वो अब दोबारा खामोशी के साथ दूसरी सिम देख रहा था। शायद वो कम बोलता था या फिर खामोश रहना ज़्यादा पसंद करता था। इसके फिर खामोश हो जाने पर वो कुछ बेजारी के साथ सोचने लगी। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? खामोशी से घबराकर सारा ने खुद ही इसे मुखातिब किया। मैं बता चुका था आपको, मैं ये खुद नहीं जानता। इसकी जानिब देखते हुए वो बोला था। मैंने काफ़ी देर तक कॉलेज के बाहर तुम्हारा इंतज़ार किया, फिर मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। एक बार फिर बढ़ती खामोशी से घबराकर वो बोल उठी। हाँ, मैं बहुत देर से यहाँ पहुँचा, तो दरअसल कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। इसके बताने पर वह हैरान हुई। तुम टैक्सी में यहाँ आए हो? इसने पूछा। हाँ, क्योंकि ये जगह मेरे घर से बहुत फासले पर, और मैंने पहले कभी ये इलाका भी नहीं देखा था, और ना ही आपका कॉलेज। मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ, वो सादगी के साथ बता रहा था। तुम शायद इस शहर के पहले लड़के हो गए जिसने हमारा गर्ल्स कॉलेज नहीं देखा।
वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली, लगता है तुम किसी को भी बताए बगैर यहाँ आए हो। वो सवाली नज़रों से देखते हुए बोली, अगर मैं किसी को यहाँ आने के बारे में बताता तो कोई मुझे यहाँ आने नहीं देता। भाभी तो भाई से ये तक ना नहीं छुपा सकती हैं कि मैं तनहा कहीं बाहर गया हुआ। अभी भी ने यही बताया है कि मैं अपने चचा के घर पे हूँ। वो बता रहा था, तुम घर से तनहा बाहर नहीं निकलते हो? वह हैरत और बेयकीनी से पूछ रही थी। हाँ, मैं तनहा बाहर नहीं निकल सकता, इजाज़त नहीं है तनहा कहीं जाने की। वो बोला था। तुम पढ़ने के लिए भी घर से तनहा नहीं निकलते हो क्या? वो अभी तक पढ़ता हैरत में थी। मैं प्राइवेट पढ़ रहा हूँ, भाई मुझे कॉलेज के लिए भी घर से बाहर नहीं भेज सकते। मगर क्यों? तुम हैरत से बोलते वो एकदम ही रुककर बकौर इसके चेहरे को बदलते तासुरात को देख रही थी। क्या तुम घर में ही रहते हो, बिल्कुल बाहर नहीं निकलते? फ़ौरन ही बात बदलते वो दूसरा सवाल कर गई। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं घर से बाहर भी वक्त गुजारता हूँ, मगर जब भी बाहर जाता हूँ तनहा नहीं होता, मेरे भाई या कज़न्स मेरे साथ होते हैं। वो बोला था। तो फिर आज तनहा क्यों आ गए? वो पूछ रही थी। अगर तनहा नहीं आता तो सबको पता चल जाता कि मैं यहाँ आया और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा है तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी सबसे छुप कर यहाँ आने की? वो कुछ हैरत से बोली। जवाबन वो बस इसे देख कर रह गया। वैसे किसी को पता हो या ना हो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो उन्होंने तो मुझे ही बुरा कहना है। वो नागवार लहजे में इसे जता रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके कहने पर सर झटक कर रहेगी। आप हमारे घर क्यों नहीं आती हैं? वो पूछ रहा था। सारी दुनिया जानती है क्यों नहीं आती, तुम कौन से दुनिया में रहते हो? इसके तंजिया अंदाज पर वो खामोशी रहा। घर में रहकर तुम घबराते नहीं हो कि तुम्हारे दोस्त भी नहीं हैं? वो पूछ रही थी। नहीं, मैं हर वक्त घर में बंद तो नहीं रहता। मैंने बताया ना कि मैं अपने भाई और कज़न्स के साथ बाहर जाता रहता हूँ। दरअसल मेरे सारे चचा और ताया की फैमिलीज़ हमारे साथ ही हैं। बस पोर्शन से ज़्यादा मेरे घर में अपने भाइयों और कज़न्स की मौजूदगी में किसी और दोस्त की ज़रा ज़रूरत भी नहीं थी। स्कूल फ्रेंड्स थे, मगर अब ना इन्हें मेरी खबर है और ना मुझे इनका कुछ पता है। वो मध्यम आवाज़ में बोल रहा था। मगर आपने ठीक कहा, कभी कभी मैं वाकई इस तरह घबरा जाता हूँ क्योंकि मैं आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर नहीं निकल सकता। अक्सर मैं सबसे छुप कर घर से तनहा निकल भी जाता हूँ तो ये एहसास भी साथ रहता है कि भाई नाराज़ होंगे। हाँ, मुझे पता तुम्हें इनका डर ही होता होगा। वो है भी कोई ड्राइकोला टाइप चीज़। इसके फ़ौरन ही नागवारी से कहने पर वो हैरत से देख कर रह गया। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। तुम भी बताए बगैर आए हो घर पे, मेरी अम्मी भी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। रिस्ट वॉच पर नज़र डालते वो उठ खड़ी हुई। अभी तो मैंने ठीक तरह से आपसे बातें भी नहीं की थी। इसके हमरा सड़क की सिम जाते हुए वो कुछ तासुब के साथ बोला। इतनी बातें तो कर ली हमने। वो हैरत से बोली थी। जवाबन वो खामोशी रहा। मैं आपको आपके घर तक ले जाऊँ? वो पूछ रहा था। नहीं शुक्रिया, बस 2 स्टॉप आ गई तो मेरा घर, और तुम वापस टैक्सी में जाओगे? वो पूछ रही थी। जवाबन इसे इस्पात में सर हिलाए। तो फिर आओ। वो सामने टैक्सी में बैठे बाबा जी शायद किसी पैसेंजर का इंतजार करें। एक सिमत इशारा करते हुए इसने कहा, और इससे पहले कि वो इसे रोकता वो आगे भी बढ़ चुकी थी। खामोशी के साथ खड़ा वो इसे देख रहा था, जो ड्राइवर से बहस करने के बाद आखिरकार इसकी सिमत मतवज्जा हुई। बड़ा दिमाग है इस बुड्ढे के, 100 रुपये से 1 रुपया कम करने पर तैयार नहीं। वो जले हुए अंदाज में बता रही थी। आपको मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं खुद भी कर सकता था। जवाबन इसके कहने पर सारा ने कदरे चौंक कर इसे देखा। इसके लहजे की तरह इसके चेहरे पर भी इसे हल्की से नाराज़गी तासुर महसूस हुए। दरअसल तुम पहली बार यहाँ आए हो, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले तुम यहाँ से जाओ ताकि मुझे इत्मीनान रहे, वरना और तो कोई बचा नहीं थी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो किसी दूसरी टैक्सी का इंतज़ार कर लो, मैं इसमें चले जाना। संजीदगी के साथ बोलते हुए वो पीछे हट गई। नहीं, मैं इसी टैक्सी में चला जाता हूँ। बोलते हुए इसने टैक्सी का फ्रंट डोर खोला। 100 रुपये मांग रहा है, ये बिल्कुल घर के दरवाजे पर उधर का किराया देना ताकि बड़े मियाँ की रोज़ी भी हलाल हो जाए। इसके दबे लहजे में ताकीद करने पर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सैरी लाते हुए टैक्सी में बैठ गया। बाबा जी, मुँह मांगा किराया ले रहे हो, ज़रा जल्दी और हिफाजत के साथ घर तक पहुँचाना मेरे भाई को। ड्राइवर को हिदायत देते हुए सारा ने इसके चेहरे को देखा और बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट को रोकते हुए पीछे हट गई, जबकि वो बस इसे देख कर ही रह गया। ओ माय गॉड, ये हमसे क्या हो गया? अगले ही पल हाथ आपस में जकड़ के घुटनों के बल बैठा वो दिलगीर अंदाज में दहाई दे रहा था। छोटे भाई, अगर तुमने मेरी शिकायत बड़े भाई से की तो कसम से बहुत खुशी कर लूँगा। इसकी टांगों से लिपटा वो अब ना नजर आने वाले आंसू बहा रहा था। ड्रामेबाज, कति को शर्म ना आई बड़े भाई पर मुक्का तानते हुए? इसका कॉलर पकड़ कर उठाते हुए वो गुर्राई थी। अरे अब हमें क्या खबर कि ये नाजिर हो चले हैं? हम तो ये हम ये देख कर आपे से बाहर हो गए कि ये कौन हमारी। एकदम ही रुककर इसने मोमो को देखा, जिसका चेहरा बस खिलने ही वाला था। हमारा मतलब है, ये कौन हमारे घर की खातून के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी से खड़ा है? मोमो को घूरते हुए वो जिस तरह बोला, इसकी सारी खुशफहमी हवा हो गई। शईस, तुम देख रहे हो इसके नाटक में? इसकी यही हरकतें जो सुबह सुबह मुझसे हज़ारों बातें सुनाकर रख देते हैं। आज भी वो इतने ख़राब मूड में गए हैं। मेरा हलक खुश्क हो गया इसे आवाज़ें दे देते थे, मगर वो ये टस से मस नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ चंद बार ही फैक्ट्री किया है। सिद्रा अब बहुत नाराज़गी के साथ शाहरुख की शिकायत इससे कर रही थी। भाभी, इस वक्त लगाई बिजाई करते हुए आप दुनिया की इंतहाई हसीन खतून लग रही हैं। वो जलकर बोला। बताऊँ अभी तुम्हें? अपनी हरकतें नहीं देखते और मुझे लगाई बिछाई का ताना दे रहे हो? सिद्रा ने इसे घूरा था, तभी मोमो भी वहीं चली आई। कोई बात ना करो मुझसे, कितना समझा कर गया था मैं तुम्हें, मगर फिर भी तुमने वही किया। वो नाराज़गी से शाहरुख को देख रहा था। छोटे भाई, ये बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ तुम अकेले वापस क्यों आ गए? किसी को साथ क्यों नहीं लाए? बल्कि सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ कलाम की लड़कियाँ कैसी होती हैं? कागान की बच्चियाँ कैसी दिखती हैं? झील सैफुल मलोकपुर में परियाँ कब नहाने उतरती हैं? एक ही सांस में सवाल करते वो अपने मतलब पर उतर आया था, जबकि सिद्रा ने बेसाख्ता हंसते हुए मोमो को देखा, जो शाहरुख पर झपटी थी। इतने दिन बाद भाई घर आए, इसके लिए कति बेचैनी हुआ तो तू जिस जगह की शक्ल देखी नहीं कभी, वहाँ की औरतों की फिक्र लगी तुझे? घटिया इंसान, खा जाने वाले अंदाज में इसने शाहरुख के पुष्ट पर हाथ बरसाए। ये मोमो वैसे है कौन? इंतहाई चवल बंदी है ये भी। वैसे
बस कर दो, कितना मारती हो तुम इसे। शईस ने बमुश्किल ही इसके शिकंजे से शाहरुख को निकाला। जानती भी हो कि ये ना तो ये तुम्हारे हाथ रोकने की गलती कर सकता हूँ और ना ही अपनी नज़रों के सामने अपने भाई को मार खाता हुआ देख सकता हूँ। मुस्कुराहट छुपाते हुए इसने मोमो को घिरका था। छोटे भाई, तुम्हारी इस मोहब्बत पर सल्यूट करने को दिल चाह रहा है मेरा। शाहरुख के जले हुए अंदाज पर वो मुस्कुराया था। ज़रूर सल्यूट करो, लेकिन पहले ज़रा जाकर मेरा ज़रा सारा सामान अंदर लो, बाहर ही रखा है, वो बोला था। छोटे भाई, मुझे इसलिए तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मेरी मौजूदगी में तुम्हें सारे काम याद आ जाते हैं। शिकायती नज़रों से देखता वो किचन से बाहर निकल गया। तुमने इन्हें भी अपने आने के बारे में नहीं बताया था? जूस का क्लासेस से देते हुए सिद्रा ने पूछा। नहीं, मैं तो अचानक ही सुबह सुबह आकर आप सबको हैरान करना चाहता था, मगर मुझे इतनी देर होगी कि भाई तो चले भी गए, वो बता रहा था। मैं इन्हें भी अभी फ़ोन पर तुम्हारे आने की इतला दे देती हूँ, वो बोली थी। क्या वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है? वो पूछ रहा था। इतने दिन लगाकर वापस आए, थोड़ा सा नाराज़ तो होंगे, क्या कर सकते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। बेटा तुम फिक्र मत करो, हमें बड़े को संभाल लेंगे, डोंट टेक टेंशन। नाश्ते पर हाथ साफ करते हुए मोमो ने तसल्ली दी। धोखा मत देना मम्मी, इसने मुस्कुराते हुए कहा। काहे की मम्मी? किसकी मम्मी? खबरदार जो मुझ पर भयानक इल्ज़ाम लगाया। मोमो ने रुककर इसे घूरा था। आज तो तुम पहले नाश्ता करो, फिर बाहर निकलना, सिद्रा ने इसे बुलाया था। नहीं, मैं बस अब बात लेकर सोऊंगा, और प्लीज़ मुझे भाई के आने तक जगाइएगा मत, वो बोला। भाभी, आपका सपूत बेदार हो चुका और बैटी के लिए भयानक सदाएं लगा रहा है। शहरी को एक हाथ में संभाले शाहरुख अंदर आया था। भाभी, मैं से जितना छोड़कर गया था ये तो अभी तक उतना ही है। बच्चे को शाहरुख से लेते वो हैरत से बोला। इसे नीचे उतारो, अभी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाएगा ये, वो भी दौड़ता हुआ। मोमो किलस कर बोली थी। मजाल है जो तुम कभी मेरे बच्चे की इज्जत कर लो। सिद्रा ने घूटने पर बेसाख्ता हंसी। तभी किचन में शान की आमद हुई। छोटे भाई, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं, आप कब आए? खुशगवार हैरत के साथ बोलता हुआ इसके गले से जाकर लग गया, जबकि सिद्रा दहल कर चीखी थी। अरे मेरे बच्चे को दबा दिया शान। इनकी आवाज़ पर वो बिदक कर पीछे हटा। शईस के हाथों में मौजूद बच्चा बिलबिला ही उठा था। ना इसने गोद लिया वह तुझे, जो लिपट गया जाकर शान के कंधे पर हाथ मारते हुए मोमो ने बच्चे को अपनी गोद में लिया था। अरे बंद करिए भोंडी आवाज़ें, तुझे मैं मौका चाहिए था हलक फाड़ने का, वो ब्रोते हुए शहरी को घिरक रही थी। किचन से बाहर निकलते वो ठिठक कर रुका, जबकि वो खुद भी बरवकत एक कदम के फासले पर रुककर साख्त हुई थी। दूसरी जानिब शईस के हमराही बाहर आते शाहरुख ने फ़ौरन ही इसकी आंखों पर हाथ रखते हुए खा जाने वाली नज़रों से सारा को देखा था। आंखें झपक लो, आगे और आगे बढ़ जाओ, वो सारा से ही मुखातिब था, जबकि शईस ने इसका हाथ आंखों से हटाते हुए सारा की पुश्त को देखा, जो शाहरुख की हिदायत पर किचन में जा रही थी। क्या हरकत थी ये? वो खश्मगी नज़रों से शाहरुख को देख रहा था। ये बहन है भाभी की। एक बात गौर से सुन लो छोटे भाई, तुम्हारे जिगर का दिल आ चुका है भाभी की इस बहन पर। ओ अच्छी बात है, मगर ये हादसा कब हुआ? मुस्कुराहट छुपाते हुए इसने मसनूई हैरत के साथ शाहरुख को देखा। यह हादसा तब हुआ जब मैंने बड़े भाई को इसकी फुल स्पीड में चलती हुई ज़बान के आगे खामोश होते देखा, और तुम जानते हो बड़े भाई के दुश्मनों से मोहब्बत करना मेरा फ़र्ज़ है, वो मुस्कुराते हुए बड़े फ़ख्री अंदाज में बता रहा था। और अपने इस फ़र्ज़ के बारे में तुम मुझे क्यों बाखबर कर रहे हो? वो मज़ीद पूछ रहा था। इसलिए ताकि तुम मेरे इस फ़र्ज़ में रुकावटें ना खड़ी करो। शमसू भाई की सपोर्ट का बहुत फ़ायदा उठाते हो तुम, मगर मैं अभी से बता रहा हूँ कि इस लड़की पर सब्र नहीं करूँगा मैं। लड़ने वाले अंदाज में से बाबर करवाते हुए रुका था। गहरा सांस लेते हुए शईस मोमो की तरफ मतवजा हुआ, जो सामने खड़ी खूनख्वार नज़रों से शाहरुख को देख रही थी। मैं अभी तुम्हें आवाज़ देने ही लगा था। अच्छा वो तुम खुद आ गई। आ जाओ, हज़रत फारिग खड़े हैं, काम से लगो। मोमो को ताकीद करते हुए वो आगे बढ़ गया, जबकि तवक्का के ऐन मुताबिक पीछे से मोमो की धाड़ें और शाहरुख की तकलीफ से चिंगाड़ें बुलंद होने लगी। घर की तमाम लाइट्स ऑफ करने से पहले इसने मामूल की तरह पहले तमाम खिड़की दरवाज़ों के लॉक चेक किए। घर में वो माँ बेटी तनहा होते थे, इसलिए रात के वक्त वो ज़्यादा मोहतात हो जाती थी, मगर इसे किसी किस्म का खौफ नहीं था। इस बिल्डिंग की तमाम ही फैमिली से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। दूसरे ये इलाका भी अब मुकम्मल आबाद और पुररौनक हो गया था। काफ़ी तादाद में आसपास फ्लैट्स की बिल्डिंग्स अब वसी रकबे तक फैल चुकी थी। मुतमिन होने के बाद वो खुद भी सोने की तैयारी करने लगी, जब फ़ोन की बैल ने से चुकाया। तुम इस वक्त क्यों फ़ोन किया तुमने? हैरत भरी मध्यम आवाज़ में पूछते वो वहीं बैठ गई। मैं और किसी वक्त फ़ोन नहीं कर सका था, इसलिए मुझे यही वक्त ठीक लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ, वो बोला था। नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे हैरानी हुई थी इस वक्त तुम्हारी आवाज़ सुनकर, वो बोली थी। मैं आपसे बात करना चाहता था इसलिए फ़ोन किया, वो मध्यम लहजे में बोला था। मगर तुम आज ही तो मुझसे मिले थे, और अब और कौन सी बात करनी थी जो इस वक्त करना है? वो हैरत से बोली। मुझे अगर अंदाज़ा होता कि आपको मेरे फ़ोन करने पर एतराज़ होगा तो। नहीं, मुझे कोई एतराज़ तो नहीं है, वो दरमियान में भी बोली। अच्छा खैर तुम सुनाओ, अभी क्या कर रहे थे? वो इसकी खामोशी पर वो पूछ रही थी। मैं सबके सोने का इंतज़ार कर रहा था ताकि फिर तुम मुझे फ़ोन कर सको। इसकी बात मुकम्मल होते हुए मुस्कुराई थी। इत्तेफाक से तुमने मेरा फ़ोन अटेंड कर लिया, इसके बाद अचानक ही तुम्हें याद आता है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, फिर अचानक ही तुम्हें याद आता है कि इस वक्त तुम फ़ोन करके मुझसे बात करना चाहते हो। इतने अरसे से क्या बेहोश थे तुम? वो मुस्कुराती हुई आवाज़ में बोली। नहीं, इससे पहले भी मैं आपसे मिलना और बात करना चाहता था, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगता था कि बड़े भाई के साथ साथ आप हम सबको भी नापसंद करती होंगी, इसीलिए। अब ऐसा भी नहीं है, तुम्हारे भाई ने तो लगता है खूब मेरे खिलाफ़ सबको भड़का रखा होगा है। वो कुछ नागवारी से बोली। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके खिलाफ़ कुछ क्यों कहेंगे? वो बहुत अच्छे इंसान है, वो फ़ौरन ही बोला। ज़ाहिर है वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें तो अच्छे ही लगेंगे, मगर तुम ये मुझे मत बताओ, वो उकताहट के साथ बोली। आप हमारे घर आए, मैं चाहता हूँ वो आपकी बहन का भी तो घर है, वो बोला था। ये मुझे नहीं पता, मगर ये मालूम है कि वो घर इस शख्स का भी है जिसे तुम अपना भाई कहते हो।
आप इन्हें इतना नापसंद क्यों करती हैं? वो पूछ रहा था। देखो तुम मुझसे इस बारे में बात मत करो वरना मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, वो नागवार लहजे में बोली। आप नाराज़ मत हो, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप इन्हें इस कदर नापसंद क्यों करती हैं? इसके लहजे में कुछ इसरार था। बस वो मुझे आप ही के लिए बिल्कुल पसंद नहीं, मेरी बहन के लिए तो कोई शानदार किस्म की ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा होना चाहिए था। मगर बोलते बोलते वो खामोश हो गई। चलें इस बारे में आपसे फिर बाद में बात करूँगा, वो बोला था। एक बात बताएं, आपने पहली बार मेरे भाई को कब देखा था? वो पूछ रहा था। इसी वक्त जब तुमने फ़ोन करके इसे बुलाया था, मगर मुझे क्या पता था कि वो अपने साथ पुलिस को भी लेकर आ गया। तुम जानते हो थप्पड़ से मुंह फाड़ दिया था उसने मेरा, और इस तरह मेरे पीछे भागा था जैसे मैंने ही। एकदम ही गुस्सीले लहजे में अंदाज में बोलते हुए रुकी थी। मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में मुझसे बात मत करो, वो बोली थी। जवाबन दूसरी जानिब वो खामोशी रहा। अच्छा ये बताओ, घर जल्दी पहुंच गए थे? किसी ने पूछा तो नहीं कि कहाँ गायब थे? अपने लफ्ज़ों की सख्ती का एहसास हुआ, इसलिए अब वो हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रही थी। हाँ जल्दी पहुँच गया था घर, और किसी को पता नहीं चला मेरे जाने का, इसलिए किसी ने पूछा भी नहीं, वो बोला था। अभी आप क्या कह रही थी मेरे कॉल करने से पहले? वो पूछ रहा था। अभी आप क्या कर रही थी मेरे कॉल करने से पहले? तुम ये आप जनाब के बगैर मुझसे बात नहीं कर सकते क्या? वो बोली थी। कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? आपने ये बात कही भी तो अब है। क्या मतलब? मैं अभी भी ना कह दी तो तुम इस तरह मुझसे बात करते? वो पूछ रही थी। हाँ क्योंकि फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये बुरा लगता है कि मैं आपको तुम कहकर क्यों मुखातिब कर रहा हूँ। हाँ ये बात भी ठीक कही तुमने, वो मुस्कुराते हुए बोली। आपसे एक बात कहूँ? इसके पूछने पर हैरान हुई। हाँ बोलो, क्या बात कहनी है? इसने कहा। अगर मैं आपके कॉलेज आ जाया करूं तो आपको मेरा आना बुरा तो नहीं लगेगा? वो इसके सवाल पर वो मज़ीद हैरान हुई। देखो तुम्हारा इस तरह मेरे कॉलेज आना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और वहाँ तो सबकी इतनी नज़रें पड़ेंगी। सब इसने सलीके से इनकार किया था। मैं इस पार्क में ही आपसे मिलूंगा जहाँ आज आप लेके गई थी, वहाँ तो कोई मसला नहीं होगा। इसने फ़ौरन ही हल निकालने पर वह तजब्ज़ुब में मुब्तला होगी। लेकिन फिर भी तुम्हारा इस तरह आना ठीक नहीं होगा। पहले ही तुम्हारे घर में कोई तुम्हें तन्हा नहीं बाहर जाने देता, इसके बाद भी तुम्हारा ऐसे छुप कर आना गलत होगा। वो बोली थी क्योंकि इसे वाकई अजीब लगा था इसे आने की इजाज़त देना। वो सब मेरा मसला मैं हैंडल कर सकता हूँ, आप सिर्फ अपनी बात करें। मेरा आना आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वो कायल होने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए फिर पूछ रहा था। मगर तुम्हें इस तरह आने की ज़रूरत ही क्या है? मेरा मतलब है कि इसे समझ नहीं आया कि वो क्या कह कर रोके। आप मेरे घर नहीं आती, मैं आपके घर नहीं आ सकता, तो फिर मैं आपसे कहाँ मिलूँ? इसका सवाल नज़रअंदाज किए वो पूछ रहा था। वही तो कह रही हूँ, तुम मुझसे मिलो ही क्यों? वो आजिज़ आने वाले अंदाज में बोली। आप इस तरह क्यों कह रही हैं? मैं किसी गलत नीयत के साथ तो आपसे नहीं मिलना चाहता। वो कुछ बुझे बुझे लहजे में बोला। मेरे कहने का ये मतलब भी नहीं था। अच्छा ठीक है तुम आ जाना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बिलाखिर इसे कहना ही पड़ा था। किचन की खिड़की से इसने बाहर देखा, वहाँ सभी से जमा नज़र आए थे। ग्राउंड की बाउंड्री पर और इसके साथ कुर्सियां बिछाए खुशगवार माहौल में बातों में मसरूफ़ थे। घर की ख़वातीन भी वहाँ मौजूद थी, कुछ वहाँ चाय सर्व करती भी नज़र आई थी। दूर से वो भी इसे देख सकती थी। अपने सारे कज़न्स के दरमियान सबसे आगे, सबसे नुमाया हनी मुस्तकिल इसकी गोद में चढ़ी बैठी थी, जबकि वहाँ शम्स भी मौजूद थे। यकीनन घर के वो सभी लड़के जो शईस के हमरा ट्रिप पर गए थे इसकी तफसीलात से अपने बड़ों को आगाह कर रहे थे। ज़ोरों शोर से गुफ्तगू की आवाज़ें से यहाँ तक सुनाई दे रही थी। कुछ कितनी पुररौनक जगह थी ये। सबके पोर्शन अलग थे, मगर सब एक दूसरे के कितने करीब थे। इससे इस घर में सब कुछ पसंद आया हो या ना आया हो, यहाँ का निज़ाम और यहाँ बसने वालों की मिलन सारी बहुत पसंद आई थी। एक दूसरे के लिए बराबर की मोहब्बत और अपनाइयत यहाँ के हर मकीन के दिल में थी, जिसका जहाँ दिल चाहता खाने के लिए पहुँच जाता। कोई रोक टोक नहीं थी। सिद्रा जब भी कोई खास डिश बनाती तो सभी पोर्शन का हिस्सा पहले से निकाल कर पहुँचाती। इस तरह सिद्रा को भी यहाँ वैसी ही मोहब्बत और इज़्ज़त दी जाती जहाँ रहकर वो देख चुकी थी। कहीं कोई अजनबियत और तकल्लुफ़ का एहसास तक नहीं था। सारा किचन का काम तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। अब तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी। सिद्रा की आवाज़ पर वो चौंक कर इनकी सिमत मतवजा हुई, फिर अस्पात में सरी लाते हुए किचन से बाहर निकल गई। कॉलेज के बाहर आकर इसने अपनी फ्रेंड्स को खुदा हाफिज़ कहा, फिर पलटते हुए इसकी नज़र दूर स्टॉप तक गई और अगले ही पल वो गहरा सांस लेकर रह गई। दूसरी जानिब से अपनी तरफ मतवजा होते देखकर मुतमिन होने के बाद वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। कल जिस जगह वो इसके साथ बैठा था, इसी बेंच पर बैठते हुए इसने गर्दन मोड़कर पार्क के गेट की सिम देखा, जहाँ वैसे इसकी तकलीद में ही आ रही थी। रात को जब मैंने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम आज ही यहाँ आ जाओगे। अभी कल ही तो तुम मुझसे मिले थे। बेंच के दूसरे किनारे पर बैठते हुए वो संजीदगी से बोली। आज तुम मुझसे पानी के लिए नहीं पूछोगी? इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। नहीं पूछूंगी, बल्कि दूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली और पानी की बोतल निकाल के इसे सिम बढ़ा दी। तुम्हारा इस तरह आना अगर सबकी नज़रों में आ गया तो क्या करोगे तुम? वो पूछ रही थी। जवाबन वो बस खामोशी से पानी की घूंट भरते हुए सामने की जानिब देख रहा था। इतनी कड़ी धूप में तुम अपने घर से यहाँ तक आते रहे तो खर्च हो जाओगे। इतनी दूर है तुम्हारा घर, कुछ अंदाज़ा है? वो उसे याद दिला रही थी। जवाबन वो इस पार भी खामोशी रहा। दूसरी जानिब वो कुछ चिल्लासी की। क्या तुम कल भी यहाँ आ गए? वो इसके पूछने पर इस बार वो इसकी सिम देखने लगा। तुम्हें ये कैसे पता चला? बहुत संजीदा अंदाज में से जवाबन सवाल करने पर वो बस इसे देख कर रह गई। मैं कभी इस तरह से अपने घर से इतनी दूर तनहा निकल कर किसी लड़की से मिलने नहीं गया। मैं यहाँ तक कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं चला, और आगे भी रोज़ किस तरह आ जाऊँगा ये भी मुझे पता नहीं चलेगा। इसके संजीदा लहजे पर वो हैरत से देख रही थी। तुम क्या बोल रहे हो? बोलते हुए से वो हंसी भी थी, जबकि वो इसी तरह से ज़िंदगी से इसके सफ़ेद चादर में कैद चेहरे को देख रहा था। तुम्हारी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? पढ़ते भी हो या घर में बस आराम ही करते रहते हो? पूछ रही थी। बिल्कुल पढ़ता हूँ, और अगले साल तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ, इसलिए अभी से भाई को कन्विंस करना शुरू कर चुका हूँ। वो बोला था। मान जाएंगे? वो बोली थी। हाँ
मेरा ख्याल है वो इनकार नहीं करेंगे, मान जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरे साथ मेरे दूसरे कज़न्स भी होंगे। वो बोला, कल तुमने कहा कि तुमने अपनी बहन के लिए ऐसे इंसान को सोचा था जो बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारता। वो इसे याद दिला रहा था। नहीं, तुम्हें ये अंदाज़ा तो होगा कि लेकिन तुम्हें ये अंदाज़ा तो होगा कि मेरे भाई ने भाभी को किसी चीज़ के लिए कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। चंद साल पहले तक वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने तुम्हारी बहन से शादी की तो इनके पास सब कुछ था। वो बहुत शानदार ना सही मगर एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो बोला, अगर ऐसा है भी तो ये कोई बड़ी बात नहीं, और फिर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इनकी कामयाबी या ना कामयाबी में। वो सर झटक कर बोली थी, तुम तो इनके बारे में कुछ बात भी नहीं सुनना चाहती हो। वो बोले बगैर नहीं रह सका। देखो, अगर मैं यहाँ बैठकर तुमसे बात कर रही हूँ तो इसलिए नहीं कि तुम मेरी बहन के शौहर के भाई हो, लेकिन अगर मैं यहाँ से उठकर चली गई तो ये इसके लिए ज़रूर होगा कि तुम इस शख्स के भाई हो, समझे? वो नागवार लहजे में से जता रही थी। मैं अब इनके बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। इसके चेहरे के बिगड़े तासुरात देखते वो मसाले आना लहजे में बोला, और तुम ये बहुत अच्छा ही करोगे। वो नखूत के साथ बोली। शईस इसे पकड़ते हुए तेज़ कदमों के साथ इसकी सिमत आई थी, जो रेलिंग पर हाथ रखे रुक कर इनकी तरफ पलटा था। कहाँ गए थे तुम? 2 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ मैं। वो परेशान अंदाज में पूछ रही थी। मैं कहीं नहीं गया था, यहीं था आतिफ़ के पास। इसने अपने कज़न का नाम लिया। आतिफ़ सुबह से किसी काम की वजह से घर से गया हुआ, मैं चची की तरफ गई थी, उन्होंने मुझे ये बताया है। वो उलझी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, जिसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। तो आप मुझे चेक करने के लिए वहाँ चली गई थी? वो बेहद संजीदा लहजे में बोला। नहीं, मैं तो वैसे इनकी तरफ गई थी, मगर तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? तुम जानते हो मैं किस कदर परेशान हो रही थी। शम्स को फ़ोन कर पर यह इतला देने की भी हिम्मत नहीं हुई, कि वरना वो तो मुझ पर ही बरहम होते। वो बोली थी, भाभी मैं कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं हूँ जो आप मेरे लिए परेशान हो गई थी। क्या मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं जा भी नहीं सकता? वो बिगड़े तासुरात के साथ बोला। शईस, तुम जानते हो अपने भाई को, तुम्हारे लिए वो कितने हसास हैं। वो टपटते वाले अंदाज में बोली, जबकि दूसरी जानिब वो इसी बिगड़े अंदाज में जाने के लिए पलट गया था। शईस, तुम कहाँ गए थे? ये मुझे बता कर जाओ। इसकी आवाज़ पर वो एक बार फिर से रुक कर इनकी सिर्फ पलटा। मैं ऐसे ही बस बाहर गया था। 2 घंटों के लिए ऐसे बाहर नहीं निकला जाता, और ये आज पहली बार नहीं हुआ। 1 हफ्ते से तुम्हारा यही मामूल बन चुका है। रोज़ दोपहर में तुम गायब हो जाते हो। तुम्हारे कहने पर अब तक मैं यही समझती रही कि तुम आतिफ़ की वजह से चची की तरफ जाते होते हो, मगर आज बता रही थी कि तुम 1 हफ्ते से इनकी तरफ नहीं गए हो। जब आप सब कुछ पता कर चुकी हैं तो फिर आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? किसी दिन मेरा दम घुट जाएगा इस घर में। एकदम ही इनकी बात काट कर वो सुर्ख चेहरे के साथ बोला, और अगले ही पल जारहाना अंदाज में सीढ़ियाँ तय करता ऊपर चला गया। दूसरी जानिब वो जो दंग खड़ी थी तेज़ कदमों के साथ इनके पीछे ही ऊपर गई थी। कमरे में दाखिल होकर वो मजीद दहल कर इसके करीब आई, जो बेड के किनारे बैठा था। शईस, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैंने क्या कहा है तुमसे? जो बेतरह परेशान होकर उन्होंने इसके हाथ को इसकी आंखों से हटाने की कोशिश की। अच्छा, मैं अब तुमसे कुछ नहीं पूछ रही, मगर तुम इस तरह ये रोना बंद करो। इसके बालों पर हाथ फेरते हुए वो नरम लहजे में बोली, देखो ज़रा, धूप में तुमने अपना क्या हशर कर लिया। पता भी है इतनी तेज़ धूप तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आंखें देखो कितनी सुर्ख हो रही हैं, ऊपर से रो रो कर और सुजा ली हैं। तुम्हारे भाई ने एक नज़र में ही जान लेना कि तुम रोए थे, और फिर पता है वो कितने सवाल शुरू कर देंगे। क्या जवाब दोगे? इसका भीगा चेहरा साफ करते हुए बोल रही थी, चलो उठो और जाकर चेहरा ठीक करो। ज़रा सी बात पर तुम लड़कियों की तरह आंसू बहाना शुरू कर देते हो। इसका बाजू पकड़कर वो उसे उठाते हुए वो बोली थी। अपने कमरे में दाखिल होते इसने कुछ चौंक कर बेड की सिमत देखा, और फिर हैरान होती हुई इस सियाह बैग की सिमत आ गई थी, जिस पर एक सफ़ेद कागज़ रखा था। बेड पर बैठते हुए इसने कागज़ उठाकर इस पर मौजूद तहरीर को पढ़ा था। मैं नहीं जानता था कि सरज़मीन पर भी जन्नत का कुछ हिस्सा मौजूद है, मगर अपनी आंखों से देखा तो यकीन करना पड़ा। हर इस मंज़र ने जिसने मेरे दिल को, मेरी आंखों को अपने तलस्सुम में जकड़ा, वहाँ मुझे तुम बहुत याद आई, क्योंकि ऐसी कैफियत में तुम्हारे सामने ही महसूस करता हूँ। हर वो जगह जहाँ मुझे ये महसूस होता रहा कि तुम मेरे बहुत करीब हो, यादगार के तौर पर मैंने कुछ ना कुछ वहाँ से तुम्हारे लिए बतौर तोहफ़ा लिया है। अब ये जानने के लिए कौन सी जगह किस जगह से ली है, इसके लिए तो तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, है ना? तो अब भी कई दिनों से मुस्तकिल एक ही किया जाने वाला सवाल कि तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगी को बदल कर ये सवाल पूछूंगा कि तुम अब मुझसे बात करोगी। कागज़ पर आंखों के सामने से हटाकर इसे सीने से लगाते हुए इसके लबों पर मुस्कुराहट खिल उठी थी। अगर कुछ देर तक और तुम फ़ोन ना करते तो मैं सो चुकी होती। फ़ोन सोफे पर पैर चढ़ाकर आराम से बैठते हुए बोली, दरअसल आज मेरे सारे कज़न्स और बड़े हमारे घर में जमा थे। अभी कुछ देर पहले ही सब गए, और आज तो सबने मिलकर भाभी और भाई का खूब रिकॉर्ड लगाया। इसकी वजह मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी हैरान रह जाओगे। तुम्हें पता है आज भाभी का रिश्ता आया था? इसके तफसील से बताने पर वो दंग हुई। क्या कह रहे हो तुम? इसने हैरानी से पूछा। मैं सच कह रहा हूँ। हुआ ये कि हमारे घर के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक फैमिली कुछ दिन पहले आई है। इस घर के टेरेस से हमारा पोर्शन बिल्कुल सामने पड़ता है। मैंने अक्सर नोट किया था कि इस घर के टेरेस पर एक खातून खड़ी हमारे पोर्शन की तरफ ही देखती रहती हैं। अक्सर भाभी मेरी सारी कज़न के साथ मिलकर पूरे घर के मेन गेट तक धुलाई वगैरह करती रहती हैं। 2 दिन पहले भी इस काम में मसरूफ़ थी। मैंने भी इनके साथ मिलकर बाहर का गेट धुलवाया था। गेट की धुलाई करने के बाद भाभी तो अंदर चली गई। मैं बाहर जमा हो जाने वाला पानी साफ़ करने लगा, तभी वही सामने टॉप फ्लोर वाली खातून एक लड़की के साथ मेरे सामने पास आई और कहने लगी, वो जो लड़की अंदर गई है तुम्हारी बहन है? इसके सवाल पर मैंने हैरान होकर अंदर देखा, जहाँ मेरी 3-4 कज़न्स मौजूद थी। मैंने इनसे पूछा, आप किसका पूछ रही हैं? तो उन्होंने कहा, जो अभी भी 2 चोटियाँ बांधे गेट धो रही थी। हाँ, आप ही की आदत शुरू से ये जब भी ऑयलिंग करती हैं बालों की 2 चोटियाँ बांध कर रखती हैं। वो मुस्कुराते हुए दरमियान में बोली, फिर तुमने क्या कहा इनसे? वो तजस्सुस के साथ बोली, मैंने कह दिया कि हाँ वो मेरी बहन है। तुमने ये क्यों कह दिया?
वो बोल रही थी अब मुझे क्या पता वो किस नीयत से पूछ रही है, मैं तो पहले इनके सामने शर्मिंदा हो रहा था। और एक तो भाभी ने झाड़ू और वाइपर पकड़ाकर मुझे बाहर धकेल दिया और सारा पानी हटाओ, ऊपर से वो खतून आ गई जान छुड़ाने के लिए, मैंने कह दिया वो बता रहा था। आज शाम वही खतून मज़ीद 2-3 खवातीन के साथ आई और ले गए और फ्रूट के बड़े बड़े शॉपर्स उठाए हमारे घर आ गई। आते ही इनका टकराव मेरे बड़े भाई से हो गया। भाई से वो अपना तारुफ करवाने लगी कि हम आपके सामने वाले घर में रहते हैं वगैरह वगैरह। भाई ने मुझसे कहा कि इन खवातीन को ड्राइंग रूम में बिठाओ। मैंने लेकर ड्राइंग रूम में गया तो इन्होंने मुझसे कहा कि घर के किसी बड़े को बुलाओ और फ्रूट्स के शॉपर मेरे हवाले कर दिए। मैं ये बात भाभी से कहने निकला तो भाभी पहले ही मेहमानों का सुनकर ड्राइंग रूम की तरफ आ रही थी। मैं मुतमिन होकर किचन की तरफ चला गया और इस वक्त इस तरह आमों पर टूट पड़ा जैसे ज़िंदगी में पहली बार आम देखे हों। और मेरे दोनों भाई मेरे दूसरे शॉपर के फ्रूट्स पर हाथ साफ़ करने में मसरूफ़ हो गए। होश तो तब आया जब भाभी रोते हुए किचन में आई। जब मैं हैरान परेशानी से पूछ रहा था कि मगर रोने की वजह तो वो कुछ बताएं ना, बस रोती ही जाए। मैं फ़ौरन ही किचन से निकला तो ड्राइंग रूम से भाई की बुलंद आवाज़ आ रही थी जो इन मेहमान ख़वातीन से बहुत गुस्से में कह रहे थे कि वो मेरी बीवी है, मेरी बच्ची की माँ है, आप किस तरह मेरे ही सामने इसके रिश्ते की बात कर रही हैं, तस्दीक तो करनी चाहिए, इस तरह मुंह उठाकर आ जाता है। वो खूब इस ख़वातीन को शर्मिंदा कर रहे थे, जबकि अंदर वो ख़वातून शर्मिंदगी के साथ बोली थी कि ये जो लड़का हमें यहाँ बिठा कर क्या हमने इससे पूछा था, इसने बताया कि वो मेरी बहन है, बस इन खतून का ये बताना था। भाई ने जिस तरह झाड़ कर मुझे आवाज़ दी थी, यकीन करो सर पर पैर रख कर मैं वहाँ से भागा था। इसके बताने पर बेसाख्ता हंसती चली गई। बाद में ये भी हुआ कि जब वो ख़वातीन शर्मिंदा होकर भाई से माज़रत करते हुए वापस जा रही थी तो भाई ने इनसे ये भी कहा कि अपने फ्रूट्स भी वापस ले जाए। और जब वो फ्रूट्स लेने किचन में आए तो मेरे दोनों भाई लगे पड़े थे फ्रूट का नामो निशान मिटाने पर। भाई तो पहले गुस्से में थे, भाइयों की इस हरकत को देखकर इनका मज़ीद पारा चढ़ाई हो गया। इनके ही जूते चप्पल उतरवा कर भाई ने दोनों को वहीं पीटना था। वो हंसते हुए बता रहा था। तो फिर क्या हुआ, फ्रूट्स कैसे वापस किए इन ख़वातीन को? वो हंसी रोकते हुए बोली थी, कहाँ से वापस करते, मेरे भाई तो घर में कोई खाने पीने की चीज़ नहीं छोड़ते और वो तो मुफ्त का माल हाल लग गया था। इन्हें तो ये भी परवाह नहीं थी कि भाभी वहीं मौजूद हो रही हैं। वो तो शुक्र हुआ कि भाई को इतना गुस्सा में देखकर वो ख़वातीन सब कुछ भुलाए तीर की तरह हमारे घर से चली गई थी। इज़्ज़त रह गई, वरना फ्रूट्स वापस मांग लेती तो मेरे भाइयों को बड़े भाई ने उल्टा लटका कर मारना था और मैंने तो चंद मिनटों में ही इतने सारे आम हड़प कर लिए थे कि तुम्हें मारनी पड़ी। तुम कहाँ भाग गए थे? हंसते हुए बोली। मैं तो बर वक्त ही सीधा भाग कर तायब्बू के पोर्शन में चला गया, इसलिए बचत हो गई। जिसको पता चलता गया सब हमारे घर में आते कि भाई के गुस्से को और हवा देने के लिए। भाभी तो मुस्तकिल रोई जा रही थी, भाई के सामने ही नहीं आ रही थी। हालांकि भाई ने इन्हें तो कुछ नहीं कहा भी नहीं था। अभी भी वो भाई के सोने के बाद ही कमरे में गई है, मगर इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ ज़रूर लगाए थे कि इनके शौहर के सामने मैंने इन्हें शर्मिंदा करके रख दिया। बहुत अच्छा हुआ, बल्कि और मार पड़नी चाहिए, सारे फसाद की जड़ तुम ही थे। वो हंसते हुए बोली थी, अब तुम कहीं भाभी से इस बारे में ना पूछ लेना, वरना वो तो यही पूछेंगी कि तुम्हें ये सब किसने बताया। वो ताकीद कर रहा था। अगर तुम मुझसे बात करते हो तो ये कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है, मगर मैं खुद भी नहीं बता सकती मेरी तुमसे बात हुई है। वो बोली थी। क्यों, तुम क्यों नहीं बता सकती इन्हें? वो बोला था। दरअसल वो कुछ कहते कहते रुकी, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी। नहीं, मुझे अभी बताओ। वो बोला, देखो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल मैंने आप ही से तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर दी थी, जो कि तुम्हारे भाई ने भी सुन ली थी। हालांकि बाद में मुझे बहुत नदामत भी हुई थी, इसलिए आप ही से मदद करने के लिए मैंने उस रात में फ़ोन किया था जो तुमने अटेंड कर लिया। वो कुछ शर्मिंदा लहजे में मगर साफ कोई से बोली, क्या गलत बातें की थी तुमने? इसने संजीदा लहजे में पूछे जाने वाले सवाल पर वह कुछ बोल ही नहीं सकी थी। बताओ मुझे। इसकी खामोशी पर वो मज़ीद बोला, मैंने गुस्से में कह दिया था वो सब, मैं दोबारा वो सब नहीं दोहरा सकती। पता नहीं मैंने वो कैसे वो सब दामद के साथ बोलते हुए बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गया, मगर फिर बोला, मुझे कुछ अंदाज़ा तो है, इस दिन भाई बहुत ख़राब मूड में तुम्हारे घर से वापस आए थे और भाभी के चेहरे से लग रहा था कि वो रोती नहीं है। और फिर भाई की आवाज़ कमरे से बाहर तक आ रही थी, इसलिए मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया कि मुझसे ही ताल्लुक़ रखने वाली किसी बात को लेकर वो गुस्से में है। वो संजीदा लहजे में बोला, वो आप ही पर गुस्सा कर रहे होंगे। गलत बात तो मैंने की थी, जो कहना था बुरा भला मुझे कहते, मगर मेरी बहन पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे थे? ये एकदम ही सारी शर्मिंदगी भूलकर वो बिगड़े अंदाज में बोली, तुम मेरे भाई की तरफ से अपना दिल साफ़ नहीं कर सकती? वो पूछ रहा था। हाँ, नहीं कर सकती, वो इस काबिल तो हों। पहले वो नागवारी से बोली, अब बंद करो फ़ोन। अगर तुम भी मुझे अपने खिलाफ़ कही गई इन गलत बातों के लिए माफ़ नहीं कर सकते तो ठीक है, अपने भाई की तरह तुम भी मुँह फेर कर ही रखो। मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की, पर तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? मध्यम लहजे में शिकायत कर रहा था। तुमने जो भी कहा ठीक, गलत तो नहीं कहा था। वो सब सच ही तो था जो तुमने कहा। बोलते हुए वो एकदम ही रुका। सारा तुम रो क्यों रही हो? वो दंग रह गया। तुम रो मत, मैंने इसलिए तो तुमसे ये नहीं पूछा। प्लीज़ तुम रोना बंद करो और बात करो मुझसे। इसकी सिसकियों पर वह हद दर्जा परेशान हुआ था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस तरह तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो सिसकियों के दरमियान बोल रही थी। आप इन्हें अपने शौहर के सामने पहले भी मुझे कोई अहमियत नहीं दी और आज भी वो इनके लिए मुझसे मुंह मोड़कर बैठ गई। अम्मी भी आए दिन मुझे ही बुरा भला कहती रहती है कि मेरी वजह से इनका दामाद इनके घर आने से कतराता है। वो रोते हुए बोल रही थी, ऐसा नहीं है सारा, तुम इनकी बहन हो, भाभी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। कुछ दिन में इनकी नाराज़गी भी खुद बहुत ख़त्म हो जाएगी। मैंने तुम्हें इतना हंसाया इसलिए नहीं कि तुम रोकर हिसाब बराबर कर दो। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला था।
अच्छा फ़ोन बंद करो, मुझे नींद आ रही है, वो भीगी आवाज़ में बोली। ठीक है मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ, मगर तुम पहले मुझसे वादा करो सो जाओगी, रोगी बिल्कुल नहीं, वो बोला था। अच्छा वादा नहीं रोऊंगी, वो खुदा हाफिज़ कह दो। वो मुस्कुराते हुए बोली। जवाबन दूसरी जानिब इसने वाकई खुदा हाफिज़ कह दिया। मेरा घर से निकलना अब सबकी नज़रों में आता जा रहा है। मुझे फ़िक्र है कि भाई को इस चीज़ की भनक भी पड़ गई तो मुझे सामने बिठाकर वो सवाल पर सवाल शुरू कर देंगे। वो कुछ फ़िक्रमंद अंदाज में से मुखातिब था। इसलिए मैं तुम्हें कहती रही कि ज़रूरत ही क्या है तुम्हें रोज़ यहाँ आने की। ज़ाहिर है एक ना एक दिन तो सबकी नज़रों में ही आना ही था, वो बोली थी। आज मेरा अपॉइंटमेंट ले रखा है भाई ने डॉक्टर से। हॉस्पिटल जाऊँगा तो डॉक्टर से कहूँगा कि मुझे जिम ज्वाइन करने की इजाज़त दें। इस तरह मुझे घूमने निकलने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? वो पूछ रही थी। नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन हर 2 हफ्ते के बाद मुझे चेकअप के लिए अपने डॉक्टर से मिलना होता है, वो बोला था। मगर कैसा चेकअप? वो हैरत से बोली। फ़िज़िकल चेकअप। मेरा ट्रीटमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसके मध्यम लहजे पर सारा ने कुछ चौंक कर पकौर इसके चेहरे को देखा, मगर वो इसकी जानिब नहीं देख रहा था। मैं शायद 3-4 दिन तक यहाँ नहीं आ सकूँगा, लेकिन अगर मुझे आज ही जिम ज्वाइन करने की इजाज़त मिल गई तो इसके बाद भी मैं आऊँगा। करीब रखे सारा के जर्नल पर नज़र हाथ फेरते हुए वो नज़र झुकाए बता रहा था। डॉक्टर से तो इजाज़त शायद मिल जाए, लेकिन क्या तुम्हारे भाई इसकी इजाज़त दे देंगे? वो पूछ रही थी। हाँ वो मुझे इसके लिए इजाज़त दे देंगे। वो तो बहुत पहले ही मुझे जिम भेज देते, मगर मुकम्मल फ़िट देखना चाहते हैं मुझे, मगर डॉक्टर ने रोक रखा है अभी कुछ अर्से के लिए। वैसे भी वहाँ मेरे और कज़न्स भी हैं, तो भाई को बिल्कुल इतराज़ नहीं होगा। जिम की टाइमिंग में तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे कज़न्स को पता चल जाएगा, वो खदशा ज़ाहिर कर रही थी। इनका कोई मसला नहीं है, वैसे भी मैं 1 घंटा पहले जिम से निकलूँगा और यहाँ से जब घर पहुँचूँगा तो जिम का टाइम भी पूरा हो चुका होगा। वो सारी प्लानिंग करके बैठा था। क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डाल रहे हो? फ़ोन पर हमारी बात तो हो तो जाती है, काफ़ी है। वो एक बार फिर ढके छुपे अंदाज में से समझाना चाह रही थी। नहीं है ये काफ़ी, और तुमसे मशवरा किसने मांगा? इसके फ़ौरन ही कहने पर वो इसे देख कर रह गई। फ़ोन पर मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ, तुम्हारा चेहरा तो नहीं देख सकता। एकदम ही रुककर इसने अपनी नज़रें सारा से चुरा ली थी, जबकि वो कुछ हैरत के साथ इसके सुर्ख होते चेहरे को देखती रहेगी, मगर खामोश ही रही थी। हनी को गोद में बिठाते हुए इसने हैरत से शान को देखा, जो बड़ी उजरत में इसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा था और अब हंसते हुए शाहरुख को देख रहा था, जो इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता हुआ टेबल की दूसरी जानिब जा रहा था। राना ने ड्यूटी लगाई है मेरी, अब क्या करूं? शान ने इसे कहा था। सर तोड़ दूंगा तेरा किसी दिन, बड़े भाई के हक पर डाका डालते हुए नदीदे, शाहरुख ने किलस कर कहा। और तुम क्या देख रही हो मुझे? इससे पहले कि कभी खूबसूरत इंसान नहीं देखा? वो ख्वाम का सारा को गिरक रहा था, जो नागवारी से इसे देख कर रह गई, क्योंकि शम्स वहाँ आते हुए इसे दिखाई दिए थे। शईस कहाँ है? वो पूछ रहे थे। आप बैठे, मैं देखती हूँ। प्लेटें टेबल पर रखते हुए सिद्रा बोली। इससे पहले कि इसे बुलाने जाती वो खुद ही आ गया। सारा की दाएं जानिब रखी चेयर की पुष्ट पर इसने हाथ रखा ही था कि जब वो बोल उठे। तुम इस तरफ आ जाओ। अपने बाएं जानिब रखी कुर्सी की सिमत इन्होंने इशारा किया, जहाँ सिद्रा बैठते बैठते रुक गई थी। कुर्सी की पुश्ते हाथ हटाकर वो खामोशी से दूसरी जानिब चला गया। सिद्रा ने बगौर इसके चेहरे के बदलते तासुरात को देखा, जबकि बुरी तरह खोलते हुए सारा का चेहरा भी तन गया। तुम भी यहाँ से उठ जाओ, कहीं तुम्हें भी ना खा जाऊँ मैं। बुरी तरह किलस कर इसने अपनी गोद में बैठी हनी से कहा, जिस पर शम्स ने कोई तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता बाकी सबकी नज़रें इस पर आ ठहरी। खाने के दौरान हल्की फुल्की बातें जारी थी, जबकि वो सबसे लातल्लुक किसी भी जानिब देखे बगैर हनी को छोटे छोटे निवाले खिलाने में मसरूफ़ थी। अब तुम दोबारा मुझे इतने दिनों के लिए कहीं जाने की बात भी मत करना, और किसी ऐसी जगह तो हरगिज़ नहीं जहाँ से रब्ता करने मुश्किल हो जाए। शम्स बोले थे। मगर ऐसा तो शायद चंद बार ही हुआ कि वहाँ से यहाँ मेरा कोई रब्ता ना हुआ, वो बोला था। तुम्हारे इस चंद बार ने ही मुझे कितना परेशान कर दिया, तो तुम नहीं जान सकते। घर का एक फ़र्द भी कम हो तो मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं रह सकता, वो बोले थे। वैसे एक बात है छोटे भाई, शुमाली इलाकों की आबोहवा खूब रास आई है आपको। आपकी मौजूदगी में तो हम पहले भी किसी को नज़र नहीं आते थे, और अब तो शान ने मानी खेस मुस्कुराहट के साथ इसे देखा था। छोटे भाई मेरी मानो तो वहीं शुमाली इलाकों में ही कहीं अपना ससुराल ढूंढो, इसी बहाने हमारा भी जाना जाना लगा रहेगा। शाहरुख के मशवरे पर इसने गलती से भी इसकी जानिब में देखा, जो खामोशी थी, मगर चेहरे के तासुरात इसके मज़ीद बिगड़ गए थे। बात कोई भी अपने फ़ायदे इसमें सबसे पहले ढूंढ लिया करो। शम्स को भी मशवरा पसंद नहीं आया जो शाहरुख को घिरका था। छोटे भाई आप सारा से नहीं मिले कि हमारी भाभी की इकलौती बहन है? सारा के खतरनाक हद तक संजीदा चेहरे पर नज़र डालकर बोलते हुए शान ने सिद्रा को देखा था, जो मुस्कुराहट छुपाई से घूर रही थी, जबकि शईस ने बस एक नज़र से देखा, जो लाताल्लुक बैठी हनी को खाना खिलाने में मगन थी। भाभी आप छोटे भाई से इनका तारुफ तो करवाइए, और ये भी बताइएगा कि इनकी बड़े भाई से कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। शरारती मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए शाहरुख ने रुककर इन्हें देखा था, जो काफ़ी नागवार नज़रों से इसे देख रहे थे, जिस पर फ़ौरन ही शराफत के साथ खाने की तरफ मतवज्जा हो गया। सारा तुम भी ठीक तरह खाना खाओ, और हनी को मुझे तो मैं इसे खिलाऊंगी। सिद्रा इससे मुखातिब होकर बोली। जी आप इसे खिला दें, मैं खाना खा चुकी हूँ। इटते हुए इसने अपनी जगह पर हनी को बिठाया था और किसी की भी जानिब देखे बगैर वहाँ से निकलती चली गई। पीछे सिद्रा बस दिल में सोच कर रह कि ये बैल मंडे चढ़ती नज़र नहीं आती। शाहरुख के मायूस सरगोशियाना जुमले पर शान ने ताईदी अंदाज में सर लाया, जबकि शईस ने हैरान नज़रों से इन दोनों के मुस्कुराते चेहरों को देखा। मखसूस बेंच पर बैठते हुए इसने गर्दन मोड़कर इस जानिब देखा था, जहाँ वो जर्नल सीने पर लगाई इसकी सिमत आ रही थी, और आज पहली बार वो इस तरह नज़र जमाई से देखता रहा, जब तक वो करीब नहीं आ गई। पहले कभी कोई जिंदा लड़की नहीं देखी क्या? जर्नल इसके सर से टकराते हुए वो अपनी जगह पर आ बैठी। तुम्हारी गर्दन दबाने का दिल चाह रहा, 3 दिन सुकून से गुजरे थे, और आज फिर तुम आदम क्यों? कश्मगी नज़रों से इसे देखते हुए वो बोली थी।
हाँ, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम कितना सच बोल रही हो। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखते हुए बोला, मुबारक है, तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत मिल गई, वरना वैसे ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। आपस की बात है, पहली बार तुम्हें अपने पीछे आते देखकर एक पल को तो मेरा दम खुश्क हो गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 2 सालों में ही तुम इतने हट्टे कट्टे हो जाओगे। इसके राजदाराना अंदाज में कहने पर वो मुस्कुराया था। तुमने आज फिर सनग्लासेस नहीं लगाए हैं? जब पता है तुम्हारी आंखें धूप की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकती तो कैसे सनग्लासेस भूल आते हो? और अगर नहीं भूलते तो भी मैंने कभी तुम्हें लगाते हुए नहीं देखा। वो कुछ घिरकने वाले अंदाज में बोली, नहीं मैं आज तो भूल कर नहीं आया, बैग में रखी। इसने साथ रखे हैंडबैग की तरफ इशारा किया। वैसे भी मैं इसलिए तुम्हारे सामने सनग्लासेस नहीं लगाता, कहीं दिल में ये नया सोचो कि मैं तुम्हें मुतासर करने के हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके कहने पर सारा ने हैरत से इसे देखा और अगले ही पल बेसाख्ता हंसी। आज मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, इसके लिए माजरत। कुछ देर बाद वो बोली, क्यों? वो पूछ रहा था। बहुत थकन महसूस हो रही है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, वो बोली थी। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? इतनी देर से तुम मेरी वजह से बैठी, चलो अब उठ जाओ। वो फ़ौरन ही अपनी जगह से उठा। पहले बता देती तो तुम्हारा यहाँ आना ही बेकार हो जाता। वैसे भी अभी तो सिर्फ आधा घंटा ही हुआ। बोलते हुए इसने रिस्ट वॉच में वक्त देखा। लो, ये भी बंद होगी, लगता है इसकी भी तबीयत ख़राब होगी। डायल को उंगली से बचाते हुए इसने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं आज बाइक लेकर आया था, अब तुम्हें घर के करीब छोड़ता हुआ जाऊँगा, इनकार मत करना। बेंच पर रखा जर्नल उठाकर इसे देते हुए वो तकीद कर रहा था। जवाबन अस्पात में सर लाते हुए वो इसके साथ ही आगे बढ़ गई। खाने से हाथ रोककर उन्होंने एक नज़र देखा जो खामोशी के साथ खाने में मसरूफ़ था। जिम में कैसा वक्त गुजरा तुम्हारा? बगौर इसे देखते हुए वो सवाल कर रहे थे। दूसरी जानिब वो चौंक कर इन्हें देखने लगा। जी अच्छा वक्त गुजरा, वो बोला। आज तुम्हारे इंस्ट्रक्टर से मेरी बात हुई थी। इनके संजीदा चेहरे में वो अपनी जगह सुन्न हो गया था। जिम को ज़रा वक्त क्यों नहीं दे रहे तुम? इसके सवाल पर वो कुछ बोल नहीं सका। वक्त पूरा होने से पहले ही तुम वहाँ से निकल जाते हो, क्या ऐसा ही है? वो बगौर से देखते हुए पूछ रहे थे, जिसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। ऐसा चंद बार हुआ कि मुझे जल्दी वहाँ से जाना पड़ा था। वो नज़र झुकाए मध्यम आवाज़ में बोला था। वजह बताना पसंद करोगे तुम? इनके चुभते लहजे में वो सर नहीं उठा सका। मुझे एक दोस्त से मिलने जाना था, इसलिए वो मुश्किल खुद को नॉर्मल रखते हुए बता रहा था। ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसको मैं नहीं जानता? पानी का गिलास उठाते हुए वो मजीद इससे पूछ रहे थे। दूसरी जानिब सिद्रा जो बगौर इसके चेहरे के बदलते तासुरात को देख रही थी, फ़ौरन ही बोल उठी, होगा कोई दोस्त? इसके कौन से बहुत सारे दोस्त हैं? बोलते हुए इन्होंने इशारतन शौहर को मजीद कुछ पूछने से रोका था। ये जो भी दोस्त है तुम्हारा, किसी ने मिलवाना मुझसे भी। तुम्हारा दोस्त है तो यकीनन बहुत ही अच्छा इंसान होगा। इस पर लहजे को नरम करते हुए इन्होंने कहा, जबकि वह नज़र उठाकर भी इनकी सिमत नहीं देख सका था। हल्की सी दस्तक के साथ वो कमरे में दाखिल होते हुए थे जहाँ हर तरफ खामोशी फैली थी। एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डालकर वो राइटिंग टेबल की सिमत बढ़ गए। गर्म दूध से भरा मग टेबल पर रखते हुए वो कुछ चौंक कर इस चीज़ की सिमत मतवजा हुए जो किताबों के पीछे से झांकती नजर दिखाई दे रही थी। बेयकीन नज़रों के साथ बॉक्स को देखते हुए इन्होंने इसे खोला और फिर इस रिस्ट वॉच को उंगलियों में उठाया था। जगमगाते नगों से मुज़य्यन स्टेप के साथ ब्लैक टाइल में पर भी बहुत छोटे छोटे नग फिट थे। नज़र उठाकर वो उसे देखने लगे जो वॉशरूम से निकलते अपनी जगह साथ रह गया। वो एक नज़र में इसकी उड़ी हुई रंगत को भांप चुके थे। खामोशी के साथ इन्होंने रिस्ट वॉच वापस बॉक्स में डालकर टेबल पर रख दी। दूसरी जानिब फ़क्त चेहरे लिए के साथ वो इनसे नज़र मिलाए बगैर ही अब इनकी सिमत आ रहा था। गहरा सांस भरकर बगौर इसे देखते हुए वो खुद भी इसकी तरफ बढ़ गए। आज तुम जल्दी सोने के लिए ऊपर आ गए तो सोचा जाकर तुम्हें देख लूँ, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं है। इसकी स्लीपिंग शर्ट के गिरे बांध के बटन बंद करते हुए वो इसके चेहरे को भी देख रहे थे, जिसके पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार होकर चमकने लगे थे। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वरना इतनी जल्दी तो नहीं सोते तुम? वो इससे पूछे थे जो इनसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। नहीं मैं ठीक हूँ, जल्दी नींद आ रही थी तो वो मुश्किल ही इतना बोल सका था। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम ठीक ही रहो, ये ज़्यादा बेहतर है, सर्द लहजे में बोलकर वो इसके सामने से हट गए थे। रुका हुआ सांस बहाल करते हुए इसने बस एक नज़र इनकी पुश्त को देखा जो एक तायराना नज़र कमरे पर डालते हुए अब बाहर निकल रहे थे। तुम्हारे पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, अब तो मैं तुमसे मिल सकता हूँ? नहीं अभी तो ये मुमकिन ही नहीं है, अभी तो क्लासेस भी स्टार्ट होने में काफ़ी वक्त है, इसलिए कॉलेज जाने की कोई वजह ही नहीं है। रिसीवर दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए सोफे पर नीम दराज होगी। ये बात कितनी आसानी से कह दी तुमने, वो कुछ नाराज़ लहजे में बोला था। तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? वो बोली थी। क्या हम कहीं और नहीं मिल सकते? इसके फ़ौरन ही कहने पर वो हैरान हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कोई मेरे लवर हो या बॉयफ्रेंड हो जो मैं जगह जगह तुमसे मिलती फिरूँ? इसके नागवार लहजे पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। ठीक है फिर मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? फ़ोन का तुम्हारा वक्त ही तो बर्बाद करता हूँ, वो कुछ पूछे हुए लहजे में बोला था। अच्छा अब ज़रा मत बोलो, वैसे ही बात ज़ुबान से निकल गई थी। वो बोली थी, जवाबन वो खामोशी रहा था। देखो एक जगह तो है ऐसी कि जहाँ मैं आ तो सकती हूँ बगैर किसी मुश्किल के, लेकिन तुम्हें आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा कि कौन सी जगह, जल्दी बताओ। वो इसकी बात काट कर फ़ौरन बोला था। नहीं मैं नहीं बता रही, तुम वहाँ भी पहुँच जाओगे। वह दहल कर बोली। जब तुम्हें पता था तो मुझे बताया ही क्यों? अब जब तक बताओगी नहीं मैं जान नहीं छोड़ने वाला, तुम जानती हो। वो मुस्कुराती आवाज़ में बोला। मैं नहीं चाहती तुम वहाँ हो, इतनी दूर है वो जगह तुम्हारे लिए। मेरे घर के करीब एक पार्क है और वहाँ वो बता रही थी कि पीछे महसूस होती है हार्ट पर। इसने पलट कर देखा और अगले ही पल रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। किसका फ़ोन था? नीम तारीकी में वो इसके घबराए हुए चेहरे को देख सकते थे। कोई रॉन्ग नंबर था, मध्यम आवाज़ में बताते हुए फ़ौरन ही सीढ़ियों की सिमत बढ़ गया।
एक नज़र उन्होंने ऊपर देखा जहाँ वो अपने कमरे में जा चुका था, फिर वो खुद फ़ोन स्टैंड की तरफ बढ़ गए। CLI पर चेक करने पर जो नंबर इन्हें नज़र आया इसने इन्हें दंग कर दिया। अगले ही पल इन्होंने इसी नंबर पर कॉल बैक की। दूसरी बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। वो आवाज़ किसी और की होती तो इन्हें हैरानी नहीं होती कि अपने भाई की एक एक जंबिश से वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत पहले से वाकिफ़ हो चुके थे। लेकिन इस उभरती हुई मायूस खुनखुनाती आवाज़ पर इनका चेहरा तन गया। कुछ भी कहे बगैर इसी खामोशी से इन्होंने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। टावल से भीगा चेहरा खुश करते हुए वो गैलरी में आई थी और अगले ही पल कुछ चौंक कर नीचे गेट के सामने रुकने वाली वाइट स्विक को देखा। बेजारी के साथ सर झटकते हुए वापस अंदर लौट आई। अभी मेरी अम्मी घर पर नहीं है ना। खुद के साथ इतला देते हुए इसने दरवाजे से हाथ हटाने की भी जहमत नहीं की कि अंदर आने का रास्ता ही दे देती। दूसरी जानिब एक कड़ी नज़र इसके चेहरे पर डालकर उन्होंने दरवाजे पर रखे इसके हाथ को देखा और अगले ही पल दरवाजे पर हाथ रखकर पूरा खोलते हुए अंदर चले गए। शदीद नागवारी के साथ वो तनफन करते इनके पीछे आई। मैंने आपसे कहा है कि इस वक्त अम्मी घर पर नहीं है, जताने वाले अंदाज में वो नागवार लहजे में बोले। ये बहुत अच्छा है कि वो इस वक्त घर पर नहीं है, वरना मैं इनके सामने भी तुम्हारा चेहरा थप्पड़ों से लाल कर सकता था। वो सीली नज़रों से इस वजह से देखते हुए बोले जबकि वो अब्रू चढ़ाई ने देख रही थी जो एकदम इसकी तरफ आया और इसका हाथ पकड़ के इसी आंखों के सामने किया था। क्या है ये? इसकी कलाई पर बंदी रिस्ट वॉच की तरफ इशारा करते हुए वो घूर रहे थे। शिकारपुर से आए कि रिस्ट वॉच है ये टाइम देखने की मशीन? इसी तरह अब्रू चढ़ाए वो तड़क कर बोली। बकवास मत करो मुझसे। एक झटके से इसका हाथ छोड़ते हुए फिर घुर्राए। कब से चल रहा है ये सब? कब से मिल रही तुम इससे? वो शदीद गुस्सीले अंदाज में पूछ रहे थे। महीनों गुजर गए, अब दिन तारीख तो मुझे याद नहीं। इत्मीनान से बोलते हुए इसने कोई लगी लपटी नहीं रखी थी। तुम्हें तो मैं बुरी तरह खोल कर वो कुछ कहते कहते रुके। मेरा जो तुम्हारे नज़दीक एक इस्तेमालशुदा सड़क पर फेंकी हुई चीज़ थी, अब वही थूका हुआ चाट रही हो तुम? वो बेतरह भड़क कर बोले। हाँ चाट रही हूँ और चाटती भी रहूँगी। तो आप क्यों बेचैन हो रहे हो? वो बुरी तरह जल कर बोली। तुम इंतहाई बेहुदा और बेशरम लड़की हो, भड़क कर बोले थे। मुझे पता है, कोई नई ताज़ी सुनाए। इसके तंज़िया अंदाज पर इनके असाब मज़ीद तन गए। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम। अब अगर तुमने इसे मिलने की कोशिश की या इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना तुम्हारी अकड़ी हुई गर्दन उतार कर हाथों पर रख दूंगा। खूनख्वार नज़रों से देखते हुए वो इसके बराबर से निकले थे जब इसने सूरत से इनका बाजू पकड़ कर रोका। अब यही जुमले जाकर अपने भाई से कहें। हिम्मत है इसकी गर्दन उतारने की? बोल सकेगी इस तरह से ये जुमले? जहरीले लहजे में वो इनसे पूछ रही थी। मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है तो इसका क्या मतलब है? मेरे ही घर में आकर मुझे जलील करेंगे? वे इसी काटदार अंदाज में बोली लहजे में बोली थी। दूसरी जानिब गुस्सीली नज़रों से देखते हुए एक झटके से अपना बाजू छुड़ाते हुए तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ गए। पीछे से आती अपने नाम की पुकार पर रुककर इनकी सिम पलटा जो लाउंज में मौजूद इसके ही मुंतज़िर थे। कहीं जा रहे हो तुम? इसके करीब आने पर वो पूछ रहे थे। नहीं, बस ऐसे कहीं जा तो नहीं रहा था। इसकी संजीदा नज़रें खुद पर महसूस करते हुए वो कुछ नर्वस हो गया। बैठो ज़रा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। इनकी संजीदगी से कहने पर वह खामोशी के साथ इनकी दाएं जानिब सोफे पर बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सब कुछ छुपा कर रखते हो तो रहोगे और मैं बेखबर ही रहूँगा? इनकी संजीदगी से कहने पर वह नज़र झुका गया। मैं अगर अब तक खामोश था तो सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी मर्ज़ी तुम पर लागू करके तुम्हें खुद से बदज़न नहीं करना चाहता था। मगर अब जबकि सब कुछ मुझे हद से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो मैं खामोशी से यह सब नहीं देख सकता। इसके झुके सर को देखते हुए वो एक पल को रुके थे। तुम्हारी तरफ से मैं कभी आंखें बंद करके नहीं बैठा रहा। जब मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ तो मैं यही सोच कर खामोश रहा कि तुम्हारे दिल में इसके लिए एक नरम गोशा होना कोई अचंभे की बात नहीं। ज़ाहिर है तुम्हें इस चीज़ ने इसकी तरफ खींचा होगा कि वो तुम्हारी मोहसिन है। इसने ऐसे वक्त तुम्हारा साथ दिया जब तुम तन्हा थे और तुम्हारी एक मददगार की ज़रूरत थी, जब तुम अपनी भी कोई खुद मदद नहीं कर सकते थे। इसका एहसानमंद तुम ही नहीं मैं भी हूँ। बावजूद इसके कि मैं और मेरा पूरा ख़ानदान इस हकीकत से बाखबर है कि अपनी बहन की मुझसे शादी के ख़िलाफ़ रही है। लेकिन तुम्हारा ताल्लुक भी अगर इससे यहीं तक रहता तो शायद मैं यहाँ बैठ कर तुमसे ये सब ना कह रहा होता। इनके संजीदा लहजे पर इसने बस एक नज़र इनके चेहरे को देखा और दोबारा नज़र झुका ली। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि अगर खुदा के बाद तुम्हारी ये ज़िंदगी इसकी देन है तो तुम्हारी ज़िंदगी में आगे जाकर इसी को आना चाहिए। मैंने सोचा था इससे कुछ छुपा नहीं है तो वो तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी के किसी भी भयानक हिस्से को बार बार इसके सामने दोहराना ही पड़ेगा। मगर मैं इसी तरह से अपनी इसी सोच का इजहार नहीं कर सका था। लेकिन जब खुद इसने मुझसे ये बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खुद भी ऐसा चाहती थी कि क्योंकि ऐसा करने से वो सारा को हमेशा अपने करीब रख सकती थी कि वो इसकी एक ही बहन है। इसका ऐसा चाहना गलत नहीं था, लेकिन इसकी बहन भी चाहे ये तो ज़रूरी नहीं था। वो अगर इनकार करती तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, कोई इस चीज़ का हक़ रखती है। मगर इसने तुम पर एतराज़ किया और अपने इस एतराज़ पर जो इसने तुम अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए वो लफ्ज़ आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की है जो बार बार तुम्हें इस अज़ियत से गुजरने पर मजबूर करे जिससे गुजर कर तुम यहाँ तक पहुँचे हो। अगर मेरी जगह तुम अपने कानों से अपने बारे में इसकी बुराई सुन लेते तो जब जिसमें तुम्हारे लिए हकारत ही कर रहे थे तो तुम कभी इसकी शक्ल तक ना देखते। भाई इस बारे में इसने मुझे पहले ही सब बता दिया था और इसी के लिए वो मुझसे माफ़ी भी मांग चुकी है। हालांकि मैंने इस बारे में इससे कुछ कहा भी नहीं था। मध्यम लहजे में वो बोले बगैर नहीं रह सका था। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी ज़ुबान से जो कलासत वो मेरे तुम्हारे चेहरे पर फेंक चुकी है, अपनी माफ़ी से क्या वो इसे साफ़ कर देगी? मेरे दिल पे इसके लफ्ज़ों ने जो चोट मारी है इसे देखता हूँ तो मेरे वो ज़ख़म रसने लगते हैं। तो फिर तुम कौन होते हो इसे माफ़ करने वाले? वो एकदम ही गुस्सीले अंदाज में बोले थे। मैं नहीं जानता कि अचानक तुम्हारा इससे कैसे रब्ता हो गया। जब वो मेरे इस घर पर थूकना भी पसंद नहीं करती, मगर मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये आप राब्ते कहाँ तक जा सकते हैं। शदीद नागवारी के साथ वो झुके सर को देखते हुए बोले।
मैं नहीं समझ सकता हूँ कि अचानक इसकी राय तुम्हारे बारे में बदली तो क्यों, या तुम इसके पीछे हर तरफ से आंख में बंद करके चलते रहना चाहते हो तो क्यों। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे। सर झुकाए वो सुरख चेहरे के साथ बहुत मुश्किल बोला था। ऐसा कुछ ना ही हो तो अच्छा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे आगे की ज़िंदगी के लिए। वो सख्त लहजे में बोले, तुम सारी ज़िंदगी इसके एहसानमंद रहो, अपना सर झुकाए रखो। जब वो गलती से भी सामने आ जाए इसका एहतराम रखो दिल में, मगर इस हद से बढ़ने की, ऐसे ताल्लुकात को बढ़ाने की तुमने कोशिश की तो सर से पैर तक नीला कर दूंगा तुम्हें। अपने गुस्से को जब्त करते हुए वो इसी सख्त लहजे में बोले थे। वो मेरी बहन की बीवी है, इसीलिए मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी अपने लिए कोई गलत फैसला करके तुम भी इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाओ, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे और इसके दरमियान जो कुछ भी ऐसे आज और अभी ख़त्म करवाओ तो बेहतर है, वरना मैंने कोई इंतहाई कदम उठाया या तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम ना समझ नहीं हो, इससे ज़्यादा खुलकर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मगर जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह समझ के होगे। खामोश होकर अपनी जगह से उठते हुए इन्होंने बस एक नज़र इसके चेहरे को देखा जो लट्ठे की माने सफ़ेद होकर उतर चुका था। ग्राउंड के पोल पर नस्ब तेज़ लाइट्स चिकने फर्श से मुनक्किस होकर रात की तारीकी में इस तमाम हिस्से को रोशन कर रही थी। मज़ीद चंद लम्हों तक वो बरामदे में रुके ग्राउंड की तरफ जानिब देखते जा रहे थे, जहाँ सिर्फ वही दिखाई दे रहा था जिसके वजूद में ना रुकने वाला तलातम बरपा था। इस पर नज़र जमाए वो बिलाखिर से जानिब बढ़ते चले गए। रात के गंभीर सन्नाटे में सिर्फ बॉल के हल्के फर्श से मुस्तकिल टकराने की आवाज़ ही गूंजी थी। इसके कदम एक जगह नहीं थम रहे थे। इसकी वजूद की तरह इसके हाथों में बिजली भरी हुई थी। इसके हाथ से टकराकर फर्श तक जाती बॉल की रफ्तार इस कदर थी कि बॉल पर नज़र का ठहरना मुश्किल था। लब बेंचे वो इस पर ही नज़रें मरकूज़ रखे इसके रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, जो मुकम्मल पसीने में शराबूर हो चुका था। इसकी एक एक जंबिश से अंदरूनी खलफशार का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। ज़ब्त की इंतहा हुई थी, जो आगे बढ़कर इन्होंने एक झटके से इसका बाजू पकड़कर रोकते हुए इसका रुख अपनी तरफ किया। इसके हाथ से आज़ाद होती बॉल दूर तक उछलती चली गई। नज़र फर्श पर जमाए चेहरे के तने में तासुरात के साथ वो गहरे गहरे सांस भर रहा था। नाक की नोक से पसीने के कतरे एक कतार से फिसलते जा रहे थे। क्या चाहते हो तुम? इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए सख्त लहजे में पूछे थे। मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, इनकी आंखों में देखे बगैर वो सुख चेहरे के साथ बोला। मगर शायद आप ऐसा नहीं चाहते, भिंची हुई आवाज़ में बोलता वो इनके सामने से हट गया था। क्या कहा तुमने? दंग नज़रों से देखते हुए बोले थे। दूसरी जानिब वो इनका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए आगे बढ़ गया, जबकि वो अपनी जगह साग खड़े से देख रहे थे, जो जारहाना चाल के साथ बाउंड्री को फलांगता हुआ जा रहा था। जिस उम्र में वो था, इसमें अपने दिल को मारकर किसी की मर्ज़ी पर चलना या खुद को रद्द करके किसी और के फैसलों पर सर झुकाना एक बहुत मुश्किल और सब्र आज़मा मरहला था। वो इस मरहले का सामना करने पर राज़ी नज़र नहीं आ रहा था। वो इसकी रग रग से वाकिफ़ थे। बेशक वो इनके सामने कुछ कह सकता था और ना ही सर उठा सकता था, मगर इसके बावजूद वो इन्हें सब बहुत कुछ समझा गया था। तुमने तो सर झुकवा दिया मेरा। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की, और मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों छुपा कर रखा सब मुझसे? वो गुस्सीले अंदाज में इसकी खबर ले रही थी। शौहर से सब कुछ पता चलने के बाद इनके तो होश ही उड़ गए। पहली फुर्सत में सिद्धारा ने इसे फ़ोन खड़का दिया। अगर यही सब करना था तो पहले क्यों सब इसके सामने मगलाज़ात बके थे, जिन्होंने इनका दिल ही तुम्हारी तरफ से ख़राब करके रख दिया? तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी तरफ से इनका दिल ख़राब है तो होता रहे, मगर आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने इन्हें कौन कौन से जहर उगल कर रखती हैं? इनकी बात काट कर वो बिगड़े अंदाज में बोली। वही सब उगला जो तुम मेरी नाक के नीचे करती फिरी और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। वो इसी गुस्सीले लहजे में बोली थी। अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप और आपके शौहर ने हंगामा खड़ा कर दिया मेरे सर पर? वो आज से आकर बोली। ये कम है कि तुम सबसे छुप कर इसे मिलती रही हो? जानती हो तुम्हारी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ी है मुझे। बात सुने, आपके शौहर बातें सुनाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, और मैं कोई छुप कर नहीं मिल रही थी। मुझे किसी का डर है जो छुपती फिरूँ? आपके शौहर ने मजबूर कर रखा था इसे सब कुछ छुपाने पर। इसके एक एक मिनट का तो हिसाब रखते हैं वो। मेरी बात का यकीन नहीं तो पूछ लो इससे। वो उसीले लहजे में बोलती चलेगी। और मैं कौन सा इसे मोहब्बतों की प्रेंगे बढ़ा रही हूँ या शादी रचाने जा रही हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर तुम इससे मिलती क्यों हो? वो दंग रह गई। वो मुझसे मिलना चाहता था और मैंने मना नहीं किया, बस इतनी सी बात है जिसे राई का पहाड़ बना दिया आपने और आपके शौहर ने। वो जल कर बोली थी। सारा तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम बाहर से मिलती हो, रात कह तक वो फ़ोन पर तुमसे बातें करता है। शम्स के और तुम्हारे रवैयों को जानने के बावजूद वो इनसे, बल्कि सबसे छुप कर तुमसे रब्ता रखे हुए है, और तुम कह रही हो कि इतनी सी बात है? वो शीदी हैरानी के साथ बोली थी। दूसरी जानी वो खामोशी रही। तुम जानती हो इस घर में इसकी ढेरों कज़न्स मौजूद है। वो तो इनसे भी कभी बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ। 2-4 जुमलों से ज़्यादा वो इनसे बात तक नहीं करता, मगर ये सब वो तुम्हारे साथ करता है। तुम्हें वक्त देता है, तुमसे बातें करते, इसकी वजह जानने की कभी कोशिश की तुमने? वो सख्त लहजे में बोली। क्या तुम इसे शादी करना चाहती हो? बताओ मुझे। एक पल को रुककर उन्होंने पूछा। आपके शौहर की तरह आपका दिमाग भी सेकंडों में केटू की चोटी तक सफ़र का तय कर लेता है। अगर मैं इसे मिलती हुई बात कर ली तो इसका ये मतलब नहीं मैं इसे शादी भी कर लूँगी। वो नागवारी से बोली थी। पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं, हमारे दरमियान कोई फिल्मी डायलॉग्स नहीं चलते। और शादी का तो आप मुझसे ऐसे पूछ रही जैसे आपके शौहर एक पैर पर खड़े हैं अपने भाई के लिए मुझे रुखसत करवा के ले जाने के लिए। वो तंजिया लहजे में बोली। मेरे खुदा! सिरदरा ने हकीकतन अपना सिर पकड़ लिया। सिरदरा ने चाहिए सिर्फ दिमाग ही पाड़ देनी पड़ के, या फैर मारे सीधा रख के इन्हों।
पता नहीं क्या दिमाग में समाया तुम्हारे, जब वो एक पैर पर खड़े थे तब तुमने ही इनके और मेरे इरादों को मिट्टी में मिला कर रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया सब कुछ। वो शदीद गुस्से में बोली थी। अच्छा हाँ, मैंने ही सबका बड़ा बेड़ा गर्क किया बस, वो नागवारी से बोली थी। सारत देखो, तुम मेरी बहन हो, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, फ़िक्र है मुझे तुम्हारी, मैं जो समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। वो इस पर नरम पड़ते हुए बोल रही थी। जब तुम्हें इससे ऐसा कोई ताल्लुक़ बनाना नहीं तो क्यों तुम इसे अपना आदी बना रही हो? मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत संजीदा हो जाने वाला हसास लड़का है, मेरे करीब रहता है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं मुझे अंदाज़ा है इसकी फितरत का। अपनी सोच के बारे में तुम इसे भी अभी बता दो, साफ़ कह दो कि तुम इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकती। अभी रोक दो इस सिलसिले को, वरना बाद में अगर तुम्हारे इन ख्यालात को जानने के बाद इसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो सारा शम्स क़यामत उठा देंगे। अपनी औलाद से बढ़कर वो इसे चाहते हैं। इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर वो घर सर पर उठा रहे थे। मुझे डर है कि आगे जाकर कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आप ही, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है। सिद्रा के परेशान लहजे पर वो झाग की तरह बैठ गई। ये बात तो तुम कह रही हो ना, इसके सामने ये कहा कभी तुमने? पूछा इससे कभी कि वाकई तुम्हारे और इसके दरमियान कुछ नहीं है? वो फ़ौरन ही बोली थी। मैं क्या पूछे इससे? वो एकदम ही भड़क उठी थी। आप मुझसे यही कहना चाहती हैं ना कि मैं इससे ना मिलूँ, ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दूँ इससे, क्योंकि वो आपके शौहर ही चाहते हैं? तो ठीक है, मैं लानत भेजती हूँ हर इस शख्स पर जिसका ताल्लुक़ आपके शौहर से है। बस अब खुश हैं आप? जाकर सुना दें इन्हें भी ये खुशखबरी, जब इसके सामने आप हमेशा मुझे झुकाना चाहती हैं। शदीद गुस्सीले अंदाज में बोलते हुए इसने फ़ोन पटक दिया। तासुब के साथ फ़ोन रखते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुई जो लाउंज में दाखिल हो रहा था। शईस, इधर आओ। परेशान अंदाज में वैसे अपनी तरफ बुला रही थी, जबकि वो फ़ौरन ही इनकी सिमत आ गया। दूसरी जानिब इसके चेहरे को देखते हुए वो इनकी हिम्मत, सिद्रा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसे कुछ पूछती या कोई बात करती। क्या वो भाभी आप कुछ कह रही थी? इनके परेशान चेहरे और खामोशी से देखने पर वह हैरत से याद दिला रहा था। हाँ, वो कुछ कहते कहते कुछ रुक कर उन्होंने इसका चेहरा देखा। कुछ नहीं, जाओ तुम जहाँ जा रहे थे, बेबस होकर कहते हुए वो इसके सामने से हट गई थी। लाउंज के दरवाजे से शाना टिकाकर दहलीज पर ही रुकते इसने दूर ग्राउंड की बाउंड्री पर बैठी चंद लड़कियों को देखा। वो इन सबको जानती थी। वो लड़की शम्स के ताया चाचा की ही औलादे थी। सारा इससे सबसे अच्छी बातचीत हो गई थी। इस वक्त भी वो सारा को देखकर विश कर रही थी। जवाबन इसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वो अभी इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, पीछे खुले दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो चौंक कर पलटी और अगले ही पल अपनी जगह साख जाएगी। करीब ही खड़ा वो गहरी संजीदा नज़रों से इसकी आंखों में ही देख रहा था। दूसरी जानिब फ़ौरन ही नज़र चलाते हुए वो गायब दिमागी के साथ एक तरफ हटकी इसे जाने का रास्ता देने के लिए। क्या तुम मुझे यकीन दिला देना चाहती हो कि अब तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो? अपनी जगह पर रुका वो संजीदगी से सवाल कर रहा था। जब आपने बस कड़ी नज़रों से देख कर आएगी, कहा कुछ नहीं था। तुम कब बात करके मुझ पर एहसान करोगी? इस बार शिकायती लहजे में मज़ीद सवाल किया गया, जिस पर वो खामोश नहीं रह सकी। ये सवाल अपने भाई के सामने मुझसे करना है तो खूबसूरत जवाब दूंगी कि मुँह ही छुपाते फिरोगे अपने भाई से? वो कड़ी नज़रों से देखते हुए बोली। मगर तुम ऐसा भी क्या कहोगी मुझे मुँह छुपाना पड़ेगा? वह हैरानी के साथ इसे देखते हुए पूछ रहा था, जो सर झटकते हुए वापस अंदर की सिमत पलट आई। ये और बात कि इसकी हैरान नज़रें अपनी पुष्ट पर महसूस करते हुए वो मुश्किल अपनी हंसी को रोक सकी थी। ये पार्क इसके घर से तकरीबन 5 मिनट की वॉक पर ही था, जहाँ वो इस वक्त दाखिल हो रही थी। वसी पार्क के निस्बतन सुनसान गोशे में वो इसे इंतज़ार में टहलता हुआ नजर आया था, मगर अब अपनी जगह पर रुका इसे देख रहा था, जो सुरख प्रिंटेड दुपट्टा सलीके से चेहरे और जिस्म के गिर्द लपेटे करीब आती जा रही थी। इसके चेहरे के इंतहाई संजीदा तासुरात पर वो कुछ चौंका ज़रूर था। मध्यम आवाज़ में इसके सलाम का जवाब देते हुए वो मखसूस संख्या बेंच के दूसरे किनारे पर बैठा था और अब बगौर इसके चेहरे को देखते हुए बेचैनी में मुब्तला होने लगा कि आज भी इसे नज़र क्यों नहीं मिला रही। हमेशा की तरह आज इसकी तरफ आते हुए वो मुस्कुराना क्यों भूल गई, ये इससे पूछना चाहता था, मगर इसकी संजीदगी को देखते हुए ये सवाल नहीं कर सका था। क्या हुआ, तुम्हें इतनी खामोश क्यों हो? बिलाखिर इसने पूछा था। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सरसरी अंदाज में बताते हुए बस एक पल के लिए इसके लबों पर फैली फीकी सी मुस्कुराहट नजर आई। मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ ना? इसके पशीमान लहजे पर सारा ने बस एक नज़र इसे देखा। मैं अब कोशिश करूँगा कि 2 के बजाय 4-5 दिन के बाद तुमसे मिलने आया करूँ। इसके खामोश चेहरे को देखते हुए वो मज़ीद बोला। शही से एक बात कहूँ तुमसे? कुछ से ज़ब के साथ वो बोली। जवाबन कुछ हैरान होकर वह सवाली नज़रों से देखने लगा, जो उसकी जानिब नहीं देख रही थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इतनी दूर से यहाँ तक आने में अपना इतना वक्त ज़ाया कर देते हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी जाना होता तुम्हें, अब तुम अपने भाई के साथ इनके ऑफिस भी जाते हो और फिर यहाँ। मध्यम लहजे में बोलते हुए सारा ने नज़र उठाकर इसके चेहरे को देखा, मगर अगले ही पल नज़रें हटा भी ली थी। कुछ था इसके चेहरे पर, इसकी आंखों में, जो इसकी जानिब ज़रा देर तक नहीं देख सकी थी। तुम्हें अब अपने लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, मगर तुम अपना इतना वक्त यहाँ। इसकी जानिब देखे बगैर बोलते हुए एकदम ही खामोश होगी। इतने अरसे के बाद तुम्हें आज अचानक ये सब कैसे याद आ गया? इसके कहने पर वो कुछ बोल नहीं सकी थी। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो शिकायत करो, मगर मुझसे ये तो मत कहो कि मैं यहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया करता हूँ। अगर तुम ये मुझे बताना चाहती हो कि यहाँ आकर अब मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया करता हूँ तो साफ़ कह दो। इसके मध्यम लहजे पर वो इसकी जानिब देख भी नहीं सकी। तुम्हारे साथ मेरा जितना वक्त गुजरता है, इसमें मुझे अपने मुकम्मल होने का एहसास होता है। ये यकीन पड़ता है कि मैं अधूरा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी के साथ इसके बहुत करीब हूँ। इस दुनिया को किसी भी दूसरे इंसान से मैं कमतर नहीं हूँ। इस वक्त तुम्हारे साथ रहकर मैं अपने माजी को भूलने लगता हूँ। मेरी हकीकत से वाकिफ़ होने के बावजूद तुमने कभी मुझे इससे इसका एहसास नहीं दिलाया।
मेरे घर में सब मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं, मुझे ज़रा सी तकलीफ़ पर परेशान होते हैं। ये चीज़ मुझे बजाय मुझ पर खुद पर फ़ख्र करने के मुझे झंझलाहट में मुब्तला कर देती है। कोई मुझे नॉर्मल इंसान होने का यकीन ही नहीं देता, मगर एक सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ ऐसा रवैया रखते हो जो किसी भी नॉर्मल या आम इंसान के लिए होता है। कुछ अर्से पहले जब मैं बाइक से गिरा था तो मेरे हाथ पर हल्का सा फ्रैक्चर हो गया। घर में कोई मुझे एक गिलास पानी तक उठ के खुद पीने नहीं दे रहा था। सबके चेहरों पर मेरी रहम था, परेशानी थी जो मुझे अपनी चोटों से ज़्यादा तकलीफ दे लगती थी। अपने आप से मुझे बेजार करी थी, लेकिन जब मैं इन्हीं चोटों के साथ तुम्हारे सामने आया तो तुमने छूटते ही पूछा कि किसे लड़ झगड़ कर आए हो, और ये कि अगर बराबर में मैंने मुकाबला करते हुए ये चोटें लगवाई हैं तो ये चोटें तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर सिर्फ मार खा कर आऊँ तो तुम्हें सच बता दूँ ताकि तुम भारी पत्थर मार कर मेरी इन चोटों में और इजाफा कर दो। वो इसे याद दिला रहा था जबकि वो बस खामोशी से सामने नजर जमाए बैठी थी। तुम्हारी बातें मुझे मजबूत करती हैं, मुझे एहसास दिलाती कि मैं सारी दुनिया का मुकाबला तन्हा कर सकता हूँ। बाखुदा मैं इस वजह से हरगिज़ तुम्हारी तरफ माइल नहीं हुआ था कि तुम एक लड़की हो। तुम तक आने के लिए इतना ही काफ़ी था कि एक सिर्फ तुम ही हो जो मुझे जानती हो, पहचानती हो। इसके बाद भी कि तुम मुझे मेरे कीमती वक्त की अहमियत का मज़ीद एहसास दिलाना चाहती हो। खामोश होकर वो अब इसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था जो उस बाट चेहरे के साथ बैठी थी। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कैसी लड़की से शादी करोगे? इसके किए जाने वाले अचानक और बेमौका सवाल पर वह हैरान हुआ। पता नहीं वो इतना ही बोल सका। तुम जानते हो कि मैं कैसे इंसान से शादी करना चाहूँगी? वो इसके अगले सवाल पर मज़ीद हैरानी से उसे देख रहा था। मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहूँगी जो हर तरह से परफेक्ट हो, मुकम्मल हो। सामने की जानिब देखते हुए वो संजीदगी से बोली थी। एक ऐसा मर्द जिसका माजी बिल्कुल आईने की तरह साफ शफाफ हो, इसका दिल, इसकी नीयत, इसका वजूद पाक हो। इस बार इसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में बोली, जबकि वो बस साख नज़रों से इसके चेहरे पर झलक दिखाती अजनबियत के तासुर को देख रहा था। तुमसे एक सवाल करूं, जवाब दोगे मुझे? इसके सवाल पर वो बस एक यकटक इसके चेहरे को देख रही थी। क्या तुम आगे जाकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हो? मेरा मतलब एक आम और नॉर्मल मर्द की तरह। बात अधूरी छोड़कर वो इसके चेहरे को देख रही थी जिसके चेहरे का रंग बदल कर सुर्ख हो गया था। इसके साथ ही वो कुछ भी कहे बगैर एकदम ही अपनी जगह से उठा और अगले ही पल तेज़ कदमों के साथ तकरीबन भागता हुआ वहाँ से चला गया। लानती औरत। वो अभी घर वापस आए थे। गाड़ी की मखसूस जगह पर पार्क करने के बाद वो अपने पोर्शन की जानिब बढ़ रहे थे। जब बाइक की मानूस आवाज़ पर रुककर पलटे, वहीं रुककर इसका इंतज़ार करने लगे जो अब तेज़ कदमों के साथ इसी तरफ आ रहा था। मुझे अभी अपने डॉक्टर से मिलना है। करीब आते ही वो इनसे बोला था, जबकि वो इसकी बात से ज़्यादा इसके सुर्ख चेहरे के तासुरात पर दंग रह गए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? परेशान लहजे में बोलते हुए इन्होंने इसकी परेशानी पर हाथ रखा ही था जो इसने फ़ौरन ही अलग हटा दिया था। कुछ नहीं हुआ मुझे, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले या ना ले, मगर मुझे आज ही इनसे मिलना है। भिंची हुई आवाज़ में बोलते वो जिस तरह आगे बढ़ा था, एक पल को तो वो अपनी जगह से हिल भी न सके थे, लेकिन अगले ही पल तेज़ कदमों के साथ इनके पीछे ही गए थे। लाउंज पे सीढ़ियों के पास ही इन्हें सिद्रा हैरान परेशान खड़ी नजर आई। शईस को क्या हुआ? आपने कुछ कहा है क्या इससे? बेतरह परेशान में इनसे पूछ रही थी, जिनका सवाल सुने बगैर सीढ़ियाँ तय करते हुए ऊपर गए थे। कमरे में वो इन्हें दिखाई नहीं दिया। वो सीधा वॉशरूम की तरफ गए। शईस बाहर आओ। बंद दरवाजे को थपथपाते हुए इसे मुस्तकिल पुकारे जा रहे थे। इनका बस नहीं चल रहा था दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाए। बेचैनी हद से तजावज़ करने लगी जब बिलाकर इसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया। दंग नज़रों से इसकी खून आलूद होती आंखें और सुरख चेहरे को देखते हुए इसका बाजू पकड़ के बाहर ले। क्या हुआ है? किसने क्या कहा है तुमसे? बताओ मुझे। परेशान नज़रों से इसे देखते हुए पूछ रहे थे जो इनसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, भारी लरसती आवाज़ में बोलते हुए इनके सामने से हट गया था। कमरे में दाखिल होते सिद्रा ने परेशान नज़रों से पहले शौहर को और फिर इसे देखा जो बेड के किनारे पर सर हाथों में थामे बैठा था। आप पूछे ना इसे क्या हुआ? मेरा दिल घबरा रहा है। वो रूहानसी होकर शौहर से बोली। शईस मुझे बताओ बेटा क्या हुआ? इसके करीब बैठते हुए पुरशफ़क़त लहजे में पूछ रहे थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? इसके शानों पर के गिर्द हाथ रखे वो दोबारा बोले थे, जो इस बार इसने ज़रा सर उठाकर सिद्रा को देखा और अगले ही पल चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। दूसरी जानिब शम्स को समझने में देखने लगी जो बीवी से मुखातिब है। तुम बाहर जाओ, दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। शौहर की हिदायत पर परेशान नज़रों से देखते हुए ना चाहते हुए भी दरवाजे की सिमत बढ़ गई। अब बताओ मुझे, जो भी बात है खुलकर वो कह दो। इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए वो बोले थे, मुझे अभी अपने डॉक्टर से मिलना, किसी भी हालत में। इनकी जानिब देखे बगैर वो घुटी हुई आवाज़ में बोला। इसका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे फूट फूट कर रोना शुरू कर देगा। तुम्हारा ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका है। तुम्हारे डॉक्टर ने खुद तुम्हें काफ़ी पहले ही बता दिया था कि, मगर मैं फिर भी इनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे कुछ पूछना है इनसे। आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? अपने चेहरे के गिर्द रखा इनका हाथ हटाते हुए वो इस बार बुलंद आवाज़ में बोला, तुम क्या पूछना चाहते हो डॉक्टर से? मैं वो जानना चाहता हूँ। मुझे और परेशान मत करो शईस। बताओ मुझे क्या तकलीफ़ है तुम्हें? इसे दोबारा सर हाथों में गिराते देखकर वो इस तरह के साथ इंतहाई सख्त लहजे में बोले, जो जवाबन इसने सर उठाकर जिस तरह भीगी आंखों के साथ इन्हें देखा था, इनके दिल को धक्का सा लगा इसकी ज़ख्मी नज़रों पर। क्या मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हूँ? इसके भीगे लहजे में किए जाने वाले सवाल के मफ़हूम को समझते हुए एक पल के लिए साख्ती रह गए। शईस ये तुम? बेख्तियारी उन्होंने इसे अपने गले से लगाते हुए सीने से भींच लिया। जवाबन फूट फूट कर रोना शुरू कर चुका था। किसने पूछा तुमसे? बताओ मुझे, किसने किए तुमसे ये सवाल? कुछ गसीले अंदाज में वो इससे पूछ रहे थे जो इनकी गर्दन में चेहरा छुपाए घुट कर रो रहा था। मुझे अंदाज़ा है ये सवाल तुमसे करने की हिम्मत कौन कर सकता है? रोगों में उबलते खून के साथ वो जो बोल रहे थे, दूसरी जानिब इसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, मगर इसकी कराहें बुलंद होने लगी थी।
खीर की प्यालियों से भरी ट्रे लेकर वो अब नीचे वाले फ्लोर के घरों में और साथ वाले फ्लैट के घरों में खीर देने जा रही थी, क्योंकि आज इसकी माँ ने न्यास दिलवाई थी। नीचे फ्लोर के घरों में हिस्सा देने के बाद अब वो आखिरी ज़िना उतर ही रही थी जब इसके खुले गेट से इन्हें अंदर आते दिखाई दी। वहीं सीढ़ियों पर रखी और इनके चेहरे के बिगड़ते तासुरात को देख रही थी। जिस तरह जारहाना अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुकाबिल आकर रुके, इसका सांस रुक गया। एकदम ही वो बेतहाशा खौफ में मुब्तला हो गई। तुमने शहीद से क्या पूछा था? बेंची में सख्त आवाज़ में वो इससे पूछ रहे थे। दूसरी जानिब इसे अपना दम निकलता महसूस हुआ। कुछ ऐसे ही अंदाज में वो इस रात भी पेश आए थे। मैंने इससे कुछ भी नहीं, शदीद खौफ के साथ फंसी हुई आवाज़ में वो इतना ही बोली थी जब इसके उल्टे हाथ का थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा था। बुरी तरह इसका सर रेलिंग की दीवार से टकराया। सुन होते वजूद के साथ इसकी हलक से कोई आवाज़ तक नहीं निकल सकी। अलबत्ता ट्रे इसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरी थी। सच बताओ मुझे, वरना खाल उतार दूंगा तुम्हारी। शदीद इश्तियाल के साथ वो घुर्राए थे। दोबारा अगर इससे तुमने कोई भी बात करने की कोशिश की तो हशर करूँगा तुम्हारा, कि पानी भी नहीं मांगूंगी, उतार दूंगा इसी ज़मीन पर। शोला बार नज़रों से इसे घूरते हुए वो घुर्रा रहे थे। बहुत शौक है तुम्हें ये जानने का, मैं देता हूँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब। खूनख्वार लहजे में वो इसे देखते हुए बोल रहे थे। जिसी तरह औंधे मुँह चेहरा छुपाए साख पड़ी थी। मेरा भाई एक सेहतमंद और शानदार ज़िंदगी गुजार सकता है और वो गुजारेगा, मगर इस जैसे शानदार मर्द की ज़िंदगी में दूर दूर तक कहीं भी तुम्हारे जैसी घटिया और बेशर्म लड़की का वजूद नहीं होगा। शुक्र करो तुम्हारे सामने मेरा भाई था, वरना इसकी जगह तुम किसी और मर्द से ये सवाल करती तो। आग बरसाते लहजे में बोलते हुए वो रुके थे और अगले ही पल इसी जारहाना अंदाज में सीढ़ियाँ उतरते वहाँ से चले गए। सीढ़ियों से उठते हुए इसके नाक से बहते खून को अपने दुपट्टे से रोकने की कोशिश की थी और दूसरे हाथ से सीढ़ियों पर गिरकर टूटने वाले बर्तन समेटने शुरू कर दिए। आंखों से हाथ हटाकर इसने वॉल क्लॉक की सिम देखा। मजीद जब्त करना मुश्किल हुआ जो वो शदीद इज़्तिराबी कैफियत में उठ बैठा। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मुसलसल 2 दिन तक इससे बात करने की भी हिम्मत नहीं कर सका था। इस चीज़ ने इसके दिल को ज़्यादा तकलीफ दी थी कि सारा ने खुद भी इसे कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद वो मजीद खुद पर पहले लगाने के काबिल नहीं था। दिल के हाथों मजबूर होकर वो सेलफोन के ज़रिए से कॉल कर रहा था। हैरत का शदीद झटका इसे लगा जब इसकी कॉल रिसीव नहीं की गई। ऐसा पहली बार हुआ था। हमेशा वो इसी वक्त इसे कॉल करता तो फ़ौरन ही इसकी कॉल रिसीव कर लिया करती थी और फिर ना ख़त्म होने वाली बातों का आगाज़ हो जाता। वो ये बातें बहुत मामूली और आम नवैयत की हुआ करती थी जिनमें वो दोनों अपने सारे दिन के गुजरे औकात के बारे में एक दूसरे को बाखबर करते थे। आम से मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते थे या फिर सारा का एक दिलपसंद मौज़ू शुरू हो जाता जिसमें वो तो बस खामोशी से सुनता रहता। अलबत्ता वो नॉन स्टॉप बगैर कोमा फुल स्टॉप के बोलती चली जाती और वो मौजू होता था शम्स की शान में कसीदे पढ़ना। इसका ये अक्सर शुरू हो जाने वाला शम्सनामा वो बहुत खामोशी और तवज्जो के साथ कान बंद करके सुनता था। बार बार कॉल मिलाते हुए इसकी हालत अजीब होने लगी। ये सोच भी से खौफसदा कर रही थी कि अब वो इससे बात नहीं करना चाहती। बगैर किसी वजह के वो ऐसे किस तरह से इससे कतई ताल्लुक़ कर सकती है। हो सकता है कि इसके 2 दिन तक फ़ोन ना करने पर नाराज़गी का इजहार ऐसे कर रही हो कि इसकी कॉल ही इग्नोर करते। ये सोचते वो फिर इसे कॉल कर रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। तुमने एक बार भी मुझसे बात करने में पहल नहीं की, वो शिकवा कर रहा था। दूसरी जानिब वो इसी तरह खामोश थी। मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? वो इससे पूछ रहा था। जवाबन इस बार भी जामिद खामोशी थी। सारा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्यों इस तरह कर रही हो मेरे साथ? वो दर्जीदा लहजे में पूछ रहा था। शहीद, तुम्हें वाकई मुझे जैसी घटिया लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। इसके सर्द लहजे पर वो दंग रह गया। तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ तुम्हें? क्यों, तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया कि क्या हुआ है? वो इसी सर्द लहजे में पूछ रही। तुम भाई की बात क्यों कर रही हो सारा? इन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? वो शदीद बेयकीनी और हैरानी से पूछ रहा है। शहीद, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी थी, मैंने तुम्हारे दिल को तकलीफ़ पहुंचाई थी, तो तुम इसी वक्त वही मुझे बुरा भला कह देते। 10 थप्पड़ मारते, मुझ पर लानत भेज कर चले जाते। मैं शिकायत का एक लफ्ज़ भी तुमसे नहीं कहती। लेकिन इस काम के लिए तुमने अपने भाई को मेरे पास क्यों भेजा? वो यकीनन रोते हुए बोली थी। सारा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम यकीन करो, मैंने भाई से कुछ भी नहीं कहा। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे पास कब। बेयकीनी के साथ बोलते बोलते वो रुका, क्योंकि दूसरी जानिब वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। माऊफदा जहन के साथ वो साख बैठा रह गया। एक झटके से दरवाज़ा खोलकर गिरने वाले अंदाज में अंदर आते हुए इसने फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद भी कर दिया। दूसरी जानिब वो हैरत से इसकी बदहवासी और उड़ी रंगत को देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? अगले ही पल सूरत से इसकी तरफ बढ़ते हुए वो पूछ रहा था। क्या होना तुम्हारे? इस लफंगे भाई ने तो पीछा ही पकड़ लिया मेरा। जब देखो मेरा रास्ता रोककर हारे दिन बयान करना शुरू कर देता। 3rd क्लास डायलॉग का अंत है। और ऊपर से इस चुड़ैलनुमा लड़की को पता नहीं कैसे खबर हो जाती है, जो मौके पर ही वारिद हो जाती है। बंद दरवाजे से पुश्त लगाए खड़ी वो शदीद गुस्से में बोलती चली जा रही थी। किसी दिन वो चुड़ैल गया तो मुझे मार देगी या मेरे हाथों जिंदा दफन हो जाएगी। इसकी बात अधूरी रह गई जब किसी ने एक झटके से दरवाज़ा अंदर धकेला। सारा की हलक से चीख निकल गई, जबकि वो खुद भी अचानक अफ्तार पर लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हुआ। अरे तेरा बेड़ा पार हो जाए, फटकनी, दूर हट। अंदर आते ही आंखों पर हाथ रखते हुए मोमो ने से लताड़ा था। कहते मोमो ने मेरे तो गर्क हो जाना, ख़त्म हो जाना। मेरा दिल का था मोमो ने वैसे फैर मार दें। दूसरी जानिब शदीद शर्मिंदगी और सुरख चेहरे के साथ वो खूनख्वार नज़रों से मोमो को घूरते सूरत से बाहर निकल गई। तुम्हें भी नहीं छोड़ा? इस मीसनी ने भागी हुई आई तो यहीं आई और दिखा दिया काम। अरे अब किस किस को इससे बचा दी फिरूँ मैं? किलस कर बोलते हुए इसे सुना रही थी, जो अब नागवार नज़रों से देख रहा था।
तुम ना तो फजूल बातें करना छोड़ोगी और ना ही ये वाहियात करने हरकतें करना बंद करोगी। इसके घूरने पर मोमो ने पूरी आंखें खोलकर इसे ऊपर से नीचे तक देखा। तहजीब सीख लो ज़रा, इस तरह दाखिल होते हैं किसी के कमरे में। मजीद से घूर रहा था। ओहो, ना ये तहजीब इसे बताई थी, वो भी इसी तरह यहाँ आई थी जिस तरह मैं आती हूँ। और माफ़ करना, मैं जिस तरीके से भी कमरे में दाखिल हुई थी, मगर तुमने जिस तरह इसका पूरा फ़ायदा उठाया देख चुकी है मेरी गुनाहगार आंखें, और अब तक फटी हुई हैं। मुस्कुराहट छिपाए हुए से घूरते हुए बोली, तुम बाहर निकलो यहाँ से फ़ौरन। छेपे हुए अंदाज में वो इसे बाहर जाने का इशारा कर रहा था, मगर अगले ही पल इसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर सूरत से बाहर निकल गए। दरवाजे को थोड़ा सा खोलते हुए रुकी थी, जबकि दूसरी जानिब इसकी तरफ चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो दंग रह गया। तुम क्यों आ गए हो यहाँ? चले जाओ। इसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। सारा, मुझे बात करनी है तुमसे, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। वो दरवाजे को बंद होने से रोकते हुए शदीद परेशान अंदाज में बोला, शहीद तुम चले जाओ, अम्मी ऊपर फ्लोर पर है, किसी भी वक्त आ सकती हैं। इनसे नज़र चलाते हुए वो बोली, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा सारा, सिर्फ चंद मिनट, मुझे बताओ क्या हुआ है। इसके इल्तिजाई अंदाज पर सारा ने एक नज़र इसे देखा था, मगर फिर दरवाज़ा छोड़कर पीछे हट गई। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते वो साख्त नज़रों से बस इसके चेहरे को ही देख रहा था। इसके दाएं रुखसार से जबड़े तक का सारा हिस्सा सूजा हुआ और इंतहाई नीला पड़ा हुआ था। इस पर पहली नज़र पड़ते एक पल को तो वैसे पहचान ही न सका। मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मगर मैंने फिर भी जानबूझकर वो गलत बातें तुमसे की, क्योंकि मजबूर किया था मुझे तुम्हारे भाई ने और इसकी बीवी ने। बहते आंसुओं के साथ वैसे बता रही थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, वो पहले भी मेरे पास आए थे मुझे जलील करने के लिए। वो चाहते मैं तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखूँ। उनकी बीवी ने भी मुझे इनका ही डरावा दिया। वो भी कहती है कि तुमसे कोई ताल्लुक़ ना रखो। पहले इस शख्स के लिए वो मुझसे दूर हुई थी, और अब इस शख्स की खुशी के लिए वो तुम्हें भी मुझसे दूर करना चाहती है। इस सब को मैं ही कसूरवार नज़र आती हूँ। वो दोनों मुझे ही बुरा कह रहे हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं। मैंने सोचा तुम्हें नाराज़ करके खुद को बुरा साबित कर दूँ, ताकि तुम ही मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर डालो। वो दोनों ये चाहते हैं, मैं वही करने की कोशिश कर रही थी। मेरी किसको परवाह है? मैं पहले भी अकेली थी, आगे भी तन्हा रहूँगी, तो किसी को कोई क्या फ़र्क पड़ेगा। वो ज़ारों के तार होते हुए वो बोल रही थी, जबकि वो बस साख खड़े से देख रहा था। तुम्हारी वजह से वो पहले भी मेरे साथ ये सलूक कर चुके हैं। इस तरह तो कोई किसी जानवर को भी नहीं मारता जिस तरह उन्होंने मुझे मारा है। वो तो इस तरह मुझे धुतकारते हैं जैसे मैं कोई सड़क पर खड़ी कॉल गर्ल हूँ जो इनके भाई के पीछे लगी हुई है। आंसू से भीगा चेहरा हाथों में छुपाए वो अंदर की सिमत भागती चली गई थी। दूसरी जानिब वो खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। कार्ट में सोई अपनी बेटी पर कंबल ठीक करते हुए चौंक कर इसकी तरफ मतवजा हुए थे, जो बगैर दस्तक के एक झटके से दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वार्डरोब से हैंग किए कपड़े निकालते हुए सिद्रा ने हैरत से इसे देखा। वो कभी भी इस तरह से इनके कमरे में दाखिल नहीं हुआ था जिस तरह अभी आया था। आपने क्यों हाथ उठाया इस पर? इनके मुकाबले लुकते हुए बगैर किसी तमहीद के सुर्ख चेहरे के साथ पूछ रहा था। आपने क्यों किया इसके साथ इतना भयानक सलूक? बताएं मुझे। किस लहजे में बात करे तुम मुझसे? दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? वो इंतहाई सख्त लहजे में बोले थे। मैंने जो किया ठीक किया। वो बेहुदा बात इसने तुमसे की, इसके बाद वो इसी तरह के सलूक की मुस्तहिक थी, और तुम बजाय ये कि इसकी घटिया बातों पर इसका मुंह तोड़ते उल्टा मेरे सामने खड़े होकर सवाल कर रहे हो। मैं आपसे सवाल करूँगा क्योंकि आपने कुछ ठीक नहीं किया। वो सब गलत किया, इसके साथ भी और मेरे साथ भी। इसकी बात काटते हुए वो बुलंद आवाज़ में बोला, शहीद सी तुम किस तरह बात करे? हुआ क्या है? अब तक दंग खड़ी सिद्रा दहल कर बोलते हुए इसकी सीमत आई। आप ये इनसे पूछें ये क्या कर चुके हैं। शदीद तासुफ के साथ वो इनकी तरफ इशारा करते हुए बोला, जो मुश्किल ज़ब्त के लिए कड़ी नज़रों से इसे देख रहे थे। पूछें आप इनसे, खुद बताएंगे ये क्या हशर करके आए इसका। वो इसी के काबिल थी, समझे तुम? वो शदीद इश्तियाल में बोले, तुम्हारे लिए मैं जितना कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ, इसके बाद अब मैं किसी का एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी मुँह उठा कर आएगा और तुमसे घटिया सवाल करेगा और इसका भी यही हशर करूँगा। वो शदीद तैश में बोले थे। आपने सारा पर हाथ उठाया? वो शदीद बेयकीनी के साथ इनसे पूछ रही थी, जो अब इनकी जानिब देख भी नहीं सके थे। ये आपने किया? क्या किया शम्स? सिद्रा की आंखें नम होने लगी। आपने अपने भाई की ज़रा सी तकलीफ़ तक नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन मेरी बहन के साथ आप ये सब किस तरह कर गए? वो तो अकल में भी शहीद से कम है, और उम्र में भी। इसे खुद ठीक तरह मालूम नहीं होगा कि वो इससे क्या पूछ रही है, क्या सवाल कर रही है। इस पर हाथ उठाते हुए आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। शदीद ज़िद के साथ वो बातें मुकम्मल नहीं कर सकी। अम्मी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई, और मैं इसे देखने तक नहीं गई कि वो किस हाल में। यही फ़िक्र रही कि कहीं मेरे इसके पास जाने से आज इस घर में किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। इसने एक बार भी फ़ोन करके मुझे हकीकत नहीं बताई कि वो किस तकलीफ़ में है। बमुश्किल आंसू ज़ब्त करते हुए वो शहीद की सिमत पलटी। तुम अभी और इसी वक्त मुझे इसके पास लेकर चलो। अगर नहीं जा सकते तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ। लरजती आवाज़ में वो इसे कहते हुए वो दरवाजे की सिमत पड़ गई, जबकि इससे पहले एक नज़र इनकी तरफ देखा जो खामोश खड़े थे। अगले ही पल इन पर से नज़र हटाता वो सिद्रा के पीछे कमरे से बाहर निकल गया। किचन में काउंटर के पास सब्ज़ी काटते हुए बस एक पल को इनकी तरफ मतवजा हुई थी, जो किचन में दाखिल हो रहे थे। अगले ही पल वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। एक हफ़्ता गुजर चुका था, वो बिल्कुल भी इनसे कलाम नहीं करी थी। पहली बार वो इस तरह नाराज़ होकर लाताल्लुक़ हुई थी कि वो खुद में हिम्मत नहीं कर सके थे किससे बात करके नाराज़गी दूर करने की कोशिश करते। ये भी सच ही था कि इसके साथ जारहाना सलूक करने के बाद वो खुद भी अपने आप से शर्मिंदा था। इनका अब तक ज़मीर अंदर ही अंदर इन्हें कचौके लगा रहा था वो ये क्या कर चुके हैं। कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकते थे वो इस तरह इस पर हाथ भी उठा सकते हैं। लेकिन जो कुछ इसने किया, वो जो हालत इन्होंने शहीद की देखी, इसके बाद वो कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहे थे। आपको कुछ चाहिए तो बता दें। इनकी जानिब देखे बगैर वो इसी मसरूफ़ अंदाज में बोली। वो कैसी है अब?
वो मुश्किल ही पूछ सके थे जवाबन। सिद्रा ने जिन नज़रों से इन्हें देखा था वो मज़ीद शर्मिंदा होकर रह गए। आप फिक्र न करें, बस समझ लें वो मर गई है, वो सर्द लहजे में बोली थी। सिद्रा, मैं इसके साथ वो सब नहीं करना चाहता था, मगर आप इसके साथ वो सब कर चुके हैं। वो इनकी बात काटते हुए बोली थी। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, मगर शाइस की तकलीफ़ में देख नहीं सकता। तुम जानती हो उसकी हालत देखकर मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। वो शर्मिंदा लहजे में बोले थे। अपनी बहन की हालत देखकर अब मैं भी कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रही हूँ, लिहाजा अब इसके बारे में मुझसे कोई बात ना करें। वो सर्द लहजे में बोलकर इनके सामने से हट गई थी। तुम मुझसे कहो वो मुझे माफ़ कर दे, वो बोले थे। आप इसे माफ़ कर दें और परवाह मत करें वो किस हाल में हो। तलख लहजे में बोलते हुए वो किचन से बाहर निकल गई। चाय लेकर वो कमरे में चली गई, दाखिल हुई थी जहाँ वो इनकी मुंतज़िर बैठी थी। हनी कहाँ है, सो गई क्या? चाय का कप इनके हवाले करके दूसरा कप लिए खुद लिए वो इनके करीब ही बेड पर आ गई। इसके सोने का वक्त हो गया, इसलिए अम्मी के पास ही सुलाई हूँ, वो बोली थी। आपने अपने शौहर को बता दिया कि आप मैं दिन से पहले घर वापस नहीं जाएंगी? इसके जिताने वाले अंदाज़ पर वो मुस्कुराई। हाँ, मैंने अपने शौहर को बता दी कि मैं 2 दिन से पहले वापस नहीं आऊँगी और यहाँ रहकर तुमसे अपनी खिदमतें करवाऊँगी, वो बोली थी। वहाँ भी सबसे अपनी खिदमतें करवाया करे, झोंक ही दिया आपने खुद को अपने ससुराल में। वो नागवारी से सर झटक कर बोली। मैं जानती हूँ मैं यहाँ ज़्यादा नहीं आ पाती, लेकिन तुम्हें पता है कि इस घर में एक मैं ही हूँ, इसलिए मुझे वहाँ सबका ख्याल रखना पड़ता है और ये मेरा फ़र्ज़ भी है, ज़िम्मेदारी भी। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुम्हें मुझसे ये शिकायतें रहती हैं। बाद में पूछूंगी तुमसे, वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, मगर मैं आपकी तरह अपनी माँ बहन से बेगानी होकर नहीं बैठ जाऊँगी, वो भी एक सड़े भुस्से से इंसान के, जिसे आप अपना शौहर कहती हैं। नाक चढ़ा के बोलते हुए इसने चाय का कप साइड टेबल पर रखा, खुद उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। तुम्हारे लिए होंगे सड़े भूसे, मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं। इसके बालों में हाथ उंगलियां फेरते हुए बोली। सच कह रही हैं? बताएं तो ज़रा कि कितने अच्छे हैं। इसके शरारती लहजे पर वो धीरे से हंसी थी। आप तो शादी से पहले बड़ी शायरी वगैरह की दिलदार और रोमांटिक सी हुआ करती थी, कैसे रहती हैं आप ऐसे ठूस इंसान के साथ जो मुस्कुराता तक नहीं? वो बोली थी। कोई नहीं, वो बिल्कुल भी ठूस नहीं है, इन्होंने मुस्कुराते फ़ौरन इसके सर पर चपत लगाते हुए कहा। और तुम इनकी तरफ देखती ही कब हो जो तुम्हें इनकी मुस्कुराहट नज़र आएगी? अच्छा, तो फिर आपने इनकी मुस्कुराहट देखी होगी, ज़रा बताएं तो कैसे लगते हैं वो मुस्कुराते हुए? वो इस वक्त मूड में थी। बहुत अच्छे लगते हैं, और अब तुम ज़रा मत बोलो। अच्छा, इसके घूरने पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, तो इसका मतलब है रोमांटिक भी होंगे, है ना? इसका हाथ पकड़े वो मानी खेस मुस्कुराहट के साथ बोली। जवाबन वो बस मुस्कुराहट छुपा के से घूर रही थी। मुझे यकीन है कि वो तो रोमांस में भी गुस्सा ही करते होंगे। सिद्रा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरी ये बात जहन में बिठाती हो या बजाऊँ ईंट से ईंट? कड़क लहजे में शम्स की नकल उतारते हुए फ़ौरन ही पीछे हटकर इनके हाथों से बचने में कामयाब हुई। शर्म तो नहीं आती है? मुश्किल हंसी रोककर वो इसे भिड़क रही थी। बस करो, अब सोने की करो, मुझे भी नींद आ रही है। खाली कप इसे थमाते हुए वो बोली थी। क्या इतनी जल्दी? अभी सोने की बात ना करें, ये कप रख कर आती हूँ, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेड से उतरते हुए बोली। क्या बात करनी है तुम्हें? सुबह कर लेना, मैं यही हूँ अभी। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, तो मेरी तरफ करवट लें। इनके करीब नीम दराज होते हुए इसने इसका शाना हिलाया था। पहले आप मुझे ये बताएं कि जो मैं आपसे पूछ रही हूँ इस पर आप नाराज़ नहीं होंगी और मुझे सब कुछ बताएंगी। इनकी चूड़ियों पर उंगलियां फेरते हुए वो संजीदगी से बोली। तुम किस बारे में क्या पूछना चाह रही हो? वो कुछ हैरत से बोली थी। मैं शईस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। एक पल को वो रुक कर इसने कहा। घंटा भर फ़ोन पर इसे बात करके सुकून नहीं मिला जो अब इसी के बारे में मज़ीद बात करनी है। इसके डपटने वाले अंदाज़ पर वो मुस्कुराई थी। वो तो इसने आपकी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था, वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली। चंद घंटों पहले इसके सामने घर से अपने मियाँ के साथ यहाँ आई हूँ। इतनी जल्दी से मेरी खैरियत की फ़िक्र हो गई? इसकी नज़रों के सामने रहती हूँ तब तो ज़ुबान तक नहीं हिलाता, और अब यहाँ मेरी खैरियत मालूम की जा रही है, वो भी मेरी बजाय तुमसे। इसके घूरने पर वो बेसाख्ता हंसी थी। तो जल क्यों रही है? अब आपसे ज़्यादा मेरी वैल्यू है तो? वो हंसते हुए बोली थी। बताऊँ अभी तुम्हें? सो जाओ, चलो, कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में बात करने की। निकाल दो अपने दिमाग से सब कुछ। अच्छा, वो नाराज़गी के साथ सख्त लहजे में बोली। आप ही प्लीज़ सुन तो ले, मैं कुछ क्या पूछना चाहती हूँ। वो फ़ौरन ही बिगड़ कर बोली। ढिठाई की हद ख़त्म है तुम पर, पूछो क्या पूछना है। वो धाड़ते हुए अंदाज में बोली थी। दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए तक खामोशी से इन्हें देखती रही थी, फिर कहा था। अभी इस रात को क्या हुआ था? इसके सवाल पर सिद्रा कुछ बोल नहीं सकी थी। आपको तो सब पता होगा। ये सब मैं इसलिए नहीं पूछ सकती, इससे नहीं पूछ सकती, मगर जानना चाहती हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि वो सब कैसे हो गया था। वो मध्यम लहजे में पूछ रही थी। तुमने पहले कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं की, तो फिर आज क्यों ये सब पूछ रही हूँ? वो बगौर इसके चेहरे को देखते हुए बोली थी। पता नहीं, बस मैं जानना चाहती हूँ। वो बोली थी। इस रात वो घर से कब किस वक्त निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। वो कहाँ चला गया था? वो दरमियान में बोल उठी। तुम सच कह रही हो? हम वाकई से हर सिंगर्स के ऑटोग्राफ ले सकेंगे? फ़ोन पर मध्यम राजदाराना अंदाज में बात करते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम याद से अपना कैमरा साथ रखना और हम स्टेज के करीब खड़े होंगे ताकि हम इनके करीब से तस्वीरें ले सकें। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, मेरा इंतज़ार करना। आम टीनेजर स्टूडेंट्स की तरह वो भी करेक्टर्स और सिंगर्स का दिलदादा था। इसके एक क्लास फेलो के फादर इस किस्म के कॉन्सर्ट और फंक्शन वगैरह अरेंज करवाया करते थे। अपने इस दोस्त की वजह से वो और इसके बाकी तमाम दोस्त आज होने वाले कॉन्सर्ट के पास हासिल कर सके थे। वो सब किसी सूरत भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। अपने घर में इसने किसी को इस बात की खबर नहीं होने दी, क्योंकि इसे पता था इसे रात के वक्त दोस्तों के हमरा कहीं जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, और किसी ऐसी जगह तो हरगिज़ भी नहीं इसे कोई जाने देगा जहाँ जाने के लिए वो बेताब था।
रात 8 बजे इन सबको कॉन्सर्ट में पहुंचना था और 1-1.5 घंटे में भी वापस आ जाना था, क्योंकि इसके बाकी दोस्त भी इतनी देर तक घर से बाहर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन्हें वहाँ सिर्फ अपने फेवरेट सिंगर को देखना था और इसके बाद वापस आ जाना था, इसलिए वो मुतमिन था, वरना कभी इस तरह घर में बताए बगैर इजाज़त के बिना घर से दूर नहीं गया था। सर्दी से ठिठुरते हुए वो वॉशरूम से बाहर निकला। भीगे बाल टावल से खुश करते हुए इसने उजलत में अपनी प्रेस शुदा शर्ट हाथ में उठाई थी। वक्त कम रह गया था, सिर्फ जल्दी से जल्द अपने दोस्तों के पास पहुंचना था। लाइट पिंक कलर की शर्ट के बटन बंद करते हुए वो वॉल क्लॉक की सिमटी में देखता जा रहा था। आईने में अपने सरापे को देखते हुए अब वो अपने सोने जैसे चमकते बालों को संवार रहा था। परफ्यूम का स्प्रे बहुत अच्छी तरह अपनी शर्ट पर करने के बाद वो अपनी गर्दन पर भी महकती फवार बरसाना नहीं फूला। उजलत में जॉगर्स पहनने के बाद इसने अपनी स्याह जैकेट दाएं बाजू पर डाली और इसी उजलत में रिस्ट वॉच हाथ में बांधता दौड़ने वाले अंदाज में कमरे से बाहर निकल गया। बेइंतहा क्राउड, शोरगुल और कान फाड़ने वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें हर सिमत गूंज रही थी। एक के ऊपर एक लोगों पागलों की तरह उमड़ते चले आ रहे थे। बेतहाशा इकट्ठे हो जाने वाले फैंस का झगमटा अपने फेवरेट सिंगर्स के नाम की आवाज़ें लगाता चीखों पुकार पे मगन था। इस मौसम में भी शदीद हबस से बेहाल होते हुए इसने अपनी लेदर की जैकेट उतारकर हाथ में पकड़ ली थी। बमुश्किल दरमियान में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ते हुए पसीने में शराबूर हो चुका था, और मगर फिर भी वो स्टेज से बहुत फासले पर था। मजीद आगे जाना इसे नामुमकिन ही नजर आ रहा था। एकदम ही से एहसास हुआ कि वो आगे बढ़ने की कोशिश में अपने दोस्तों से बहुत ही आगे निकला है। वो कहीं बहुत पीछे ही रह गए थे। पंजों के बल ऊंचा होकर इसने नाचते उछलते कूदते हुजूम पर नजर डालने की कोशिश की, मगर नाकाम ही रहा। अपने हम उम्र दोस्तों के मुकाबले में वो ज़्यादा अच्छी हाइट रखता था, मगर यहाँ तो इसे भी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे कदर रखने वालों के दरमियान वो बुरी तरह फंस गया था। दोस्तों के करीब होने का जब तक एहसास था वो मुतमिन था, मगर अब अनजान चेहरों के दरमियान वो सारी एक्साइटमेंट भूलकर अपने दोस्तों के चेहरे तलाश कर रहा था। इन सब ने यकीनन इसे आवाज़ें दी होंगी, लेकिन बेपनाह शोर में इनकी पुकार पर मतवजा नहीं हो सका था, और जब मतवजा हुआ तो सब पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। इर्द गिर्द नाचते कूदते लड़कों को देखते हुए अब शदीद किस्म की घबराहट होने लगी। वो अब इस जगह से दूर निकल जाना चाहता था। वापसी के लिए खींच तान कर मुश्किल रास्ता बनाते हुए इस पर झंझलाहट तारी होने लगी। इसके हाथ से जैकेट कब और किस वक्त निकल गई इसे कुछ खबर नहीं हुई। मुस्तकिल बढ़ता हुआ बेहंगम शोर शराबा, माइक पर गूंजती सिंगर्स की चुभती आवाज़ें, सब ने मिलकर इसकी घबराहट को मजीद बढ़ा दिया। पहली बार वो घर से इतनी दूर किसी अनजान जगह पर आया था और इंतहाई बेबसी की हालत में इस हजूम में फंसा हुआ था। इसे अपनी शदीद तरीन गलती का बहुत अच्छी तरह एहसास हो रहा था। वापस आने के लिए रास्ता बनाते हुए इसे लगा जैसे किसी ने पीछे से इसकी शर्ट दबोच लिया। गर्दन मोड़कर अपनी शर्ट को इसके शिकंजे से निकालने की कोशिश करते सर उठाकर इस अजीबोगरीब हुलिये वाले लड़के को देखा, और अगले ही पल शदीद बिगड़े अंदाज में एक झटके से इसका हाथ पकड़ते पीछे हटाते हुए वो सूरत से आगे बढ़ा था, जब दोबारा से बेदर्दी से पीछे खींचा गया। छोड़ो मुझे। अपने वजूद को रिलीज हाथों की गिरफ्त से बचाते हुए वो सुर्ख चेहरे के साथ हलक के बल चीखा था, मगर वहाँ तो हर तरफ ही चीखों पुकार बरपा थी। कौन इसकी खौफजदा चीखों पर तवज्जो देता है। इसके इर्द गिर्द खपासत पर सादे चेहरों ने अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया था, जबकि इसकी गैर अखलाकी शर्मनाक हरकतों के खिलाफ मज़ाहमत करते करते वो अदमुआ होने लगा था, लेकिन खौफ व दहशत के बावजूद पसपाई इख्तियार नहीं करी थी। इसके साथ ये सब क्या हो रहा था ये जानने के लिए इसका जहन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, मगर जब इतराक होने लगा इसने अपने बचाव के लिए हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए थे। आंसू से भीगे सुरख चेहरे के साथ इसने इन सब के साथ हाथापाई शुरू कर दी थी, जिनके वहशी चेहरों को देखने के लिए इसे अपने सर को काफ़ी ऊंचा रखना पड़ रहा था। चेहरे पर लगने वाली एक ही ज़रब ने इसके आंखों के सामने अंधेरा ला खड़ा किया था। शदीद तकलीफ़ के साथ चीखते हुए इसने अपने पतले गुलाबी होंठों पर हाथ रखा था, जो एक ही ज़रब में खून से आलूदा होते चले गए थे। इनमें से एक ने अपने हाथ का हनी शिकंजा इसके जबड़ों के गिर्द कसते हुए इसका चेहरा ऊपर उठाया। इसके चेहरे की शफाफ चिकनी जिल्द गुस्से से तपकर सुरख हो रही थी। भीगी हुई आंखों और खौफ गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ एकटक हुए इस शख्स को चेहरे को घूरा था, जो चेहरे पर शैतानियत से चाहे गलीर नज़रों से इसके नकूश को देखता जा रहा था। एक झटके से इसका हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए इसने एक बार फिर इन सबके दरमियान से निकलकर भागने की नाकाम कोशिश की। एक दिलबर से आंख मिली भीगी शाम सुहानी में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। स्टेज पर एक दूसरे सिंगर की आमद हुई। इसकी आवाज़ के साथ ही बेपनाह क्राउड इस्तकबाली चीखों के साथ बेकाबू होने लगा। इसकी गर्दन दबोच कर झुकाए किसी भेड़ बकरी की तरह इसे एक जानिब घसीटा जा रहा था, जबकि इसके शैतानी घेरे में वो खुद को ज़ात करवाने की कोशिश में निढाल होने लगा था। इसे काबू किए वो लोग स्टेज के पीछे की जानिब पहुंच चुके थे। एक बार फिर वो मदद के लिए हलक के बल चीखा था, जो इस दरिंदा सिर्फ शख्स ने तारीकी में एक ही झटके में इसके मुंह के बल ज़मीन पर गिराया था। शोरगुल की आवाज़ें स्टेज के बैक साइड तक बखूबी पहुंच रही थी, जिनमें अब कुछ और भयानक आवाज़ें भी शामिल हो रही थी। ज़मीन पर गिरा वो माही बेआब की तरह तड़प रहा था। इसके कमज़ोर वजूद पर भारी जूतों की ठोकरें और ज़रबें पड़ रही थी। वो एक याद दो नहीं थे वो जो इनका मुकाबला कर सकता, लेकिन अगर वो होता तो वो भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो सब नशे में धुत थे। तकलीफ़ और अजियत से कराते हुए वो होश खुद से बेगाना होने लगा। इस सब के मकरू आवाज़ें और गलीज़ जुमलेबाजियाँ इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बुरी तरह इसे ज़ुदकोब करने के बाद वो इसका बाजू पकड़े घसीटते हुए दरवाज़ा आगे की जानिब बढ़ रहे थे। एक ही झटके से इसे गाड़ी के अंदर धकेला। दूसरी जानिब इसके माउफ हो जाने वाली हिस्सियात दोबारा बेदार हुई थी, जो इसने वापस गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की कि इसी शैतान सिर्फ इंसान ने इसकी
गर्दन गिरफ्त में लेते हुए इसका सर वापस सीट पर पटका था। एक बार फिर मुज़ाहमत के लिए चलते हाथों को काबू करके इस शख्स ने अपना घुटना इसके सीने पर रखकर इसे उठने से रोका था और इन्हीं लड़कों में किसी एक ने कोई चीज़ जबरन इसके मुंह से लगा दी थी। इस गलीज़ सियाल की बदबू के दिमाग पर चढ़ने लगी थी, जिसे ज़बरदस्ती पिलाई जा रही थी, इस तरह कि इसे सांस तक का लेने का मौका नहीं मिल रहा था। इसके वजूद में इसके दिमाग में एक अजियतनाक आग लगनी शुरू हो गई थी। चंद लम्हों बाद इसका जहन और जिस्म सुन्न होने लगा था। वो बेहोश नहीं हुआ था, मगर ये था कि अब वो किसी मज़ाहमत के काबिल नहीं रहा था। रात की भयानक और सुनसान तारीकी में खड़ी कार के स्याह शीशों के पीछे जुल्म और बुरबरियत की शुरुआत हो चुकी थी। साख बैठी हुई एकटक कलाई पर बंदी रिस्ट वॉच की हरकत करते कांटे को देख रही थी। यह हादसा होने से पहले कि अगर तुम इसकी तस्वीरें देखो तो तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि इस उम्र में कई ज़्यादा मासूमियत और अजीब सी कशिश इसके चेहरे के नकूश में मौजूद थी। ये सब किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। खामोशी में सिद्रा की मध्यम आवाज़ उभरी, मेरे ससुराल में माशाल्लाह सभी बहुत अच्छी शक्ल सूरत रखते हैं, मगर वो इन सबसे भी मुख्तलिफ है। इसे एक नज़र देखने के बाद कोई भी फ़ौरन अपनी नज़र इस पर से नहीं हटा सकता है। इसी चीज़ ने इसे नुकसान पहुंचाया था। सिद्रा के लहजे में शदीद तासुफ था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इस रात से मज़ीद कुछ हो जाता तो शम्स भी ज़िंदा नहीं रहते। वो लोग तो फेंक गए थे इसे सड़क पर मरने के लिए। हॉस्पिटल में इसकी हालत देखकर मैंने कई बार सोचा कि वो लोग अगर इसे जान से मार देते या इसका गला घोंट देते तो शायद इन सबको यकीन था कि जिस हालत में वो इसे फेंक कर जा रहे हैं इसके बाद वो वहीं दम तोड़ देगा। मगर अल्लाह की ज़ात कितनी प्यारी है कि इसे तो कुछ और ही मंजूर था। खामोश होकर सिद्रा ने इसे देखा था जो सपाट चेहरे के साथ बैठी थी। शम्स, तुम्हारा वो एहसान यकीनन ज़िंदगी भर याद रखेंगे। वो कई बार तुम्हारा शुक्रिया मुझे अदा कर चुके हैं और अपनी नदामत भी मुझसे छुपा नहीं सके, क्योंकि वो भी ये एहसास रखते हैं कि इस रात शेष की हालत ने इन्हें पागल ही कर दिया था। जो इनका रवैया तुम्हारे साथ ख़राब हुआ था, इस गलती से ज़्यादा शर्मिंदा वो अपनी दूसरी गलती पर है जो इन्होंने तुम पर दोबारा हाथ उठाकर की। तुम यही सोचकर इन्हें माफ़ कर दो कि वो शेष की मोहब्बत में मजबूर होकर तुम्हारे साथ ज़्यादती कर गए थे। सिद्रा बोली थी, अब सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। जवाबन मध्यम आवाज़ में बोलते हुए इसने उठकर लाइट ऑफ कर दी। तकिए पर सर रखते हुए इसने आंखें बंद कर ली थी और इसके साथ ही आंखों के किनारे से गर्म स्याल बहता चला गया। एक अनजाना सा ना रुकने वाला दर्द इसे अपने दिल में महसूस हो रहा था। ये मेरे लिए है? वो हैरत से देखते हुए पूछ रहा था, जो खूबसूरत सी सनग्लासेस की तरफ बढ़ा रही थी। तो और किस लिए? तुमने मुझे इतनी अच्छी रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी, तो मेरा भी दिल चाहा तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट दूँ जो तुम रोज़ इस्तेमाल करो, मुझे देखो याद रखो। वैसे भी तुम अक्सर अपने ग्लासेस भूलाते हो, मगर ये ग्लासेस तुम रात में भी घर से साथ लेकर निकला करोगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत शुक्रिया सारा, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारी चॉइस वाकई बहुत ज़बरदस्त है। इसके खुलकर तारीफ़ करने पर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गया। अब जल्दी से मुझे ये लगा कर भी दिखाओ तो कैसे लगते हैं। वो बड़ी उजलत के साथ बोली थी तो इसने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए स्टाइलिश से गॉगल्स आंखों पर लगाकर इसे देखा था, जो खिले हुए चेहरे के साथ इसे देखते हुए अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद किए अंगूठे दिखाकर ओके कर रही थी। बॉस, क्या लग रहे हो तुम। सारा ने इसे आसमान पर चढ़ाया था तो इसने फ़खरी अंदाज में गर्दन अकड़ाते हुए बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरा था, जबकि इसे देखते हुए वो खिलखिलाकर हंसती चली गई। सारा, इसके लरसते वजूद को देखते हुए सिद्रा ने दहल कर इसका रुख अपनी जानिब किया। दूसरी जानिब इसका जब्त खत्म हो गया, जो इनके सीने में चेहरा छुपाए बेतहाशा रोती जा रही थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब एकदम ही इसे नींद से बेदार होना पड़ा। शदीद बेजारी के साथ वो उठ बैठी, क्योंकि पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। एक तो पहले ही से नींद नहीं आकर नहीं दे रही थी और जब आई तो लाइट चली गई। गर्मी की वजह से वो कोशिश के बावजूद दोबारा नहीं सो सकी। हलक खुश्क हुआ तो इसने टटोल कर साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई, मगर वो भी खाली थी। दुपट्टा सराहने से उठाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। तारीकी में सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने रुक कर नीचे सीढ़ियों की सिमत से आते स्याह हवेले को देखा था। बस एक पल को वो खौफजदा हुई, मगर अगले ही पल वो नॉर्मल होगी। शान, ये तुम हो? इसके सवाल पर दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता ऊपर चढ़ते हुए इसकी रफ्तार कम होगी। शान, प्लीज़ मुझे पानी की बोतल ला कर दे दो, इतना अंधेरा, मुझे जाते हुए डर लग रहा है। वो भी जवाब का इंतजार किए बगैर बोल उठी। दूसरी जानिब से हेवला इसी खामोशी के साथ पलट कर अब वापस सीढ़ियाँ उतरता जा रहा था। रेलिंग से पुष्ट काय वो वहीं रुकी इसकी वापसी का इंतजार कर रही थी जब यकदम ही नीम तारीकी में बदल गई थी। ऊपर कमरों के बाहर राहदारी की छत पर नस्ब चंद फैंसी लाइट्स की मध्यम जर्द रोशनी सीढ़ियों तक आ रही थी। स्पार्ट नज़रों से वो भी सही देख रही थी जो सीढ़ियाँ तय करता ऊपर इसकी सिमत आ रहा था। चंद स्टेप नीचे रुकते हुए वो पानी की बोतल इसे देने की बजाय बस इसके चेहरे को देख रहा था। सारा, बहुत होगी नाराज़ी, तुम मुझसे कोई बात तो किया तो करो यार, अब तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझती हो। शिकायती नज़र से देखते हुए बोला था, तुम बात ना करने की शिकायत करो और अगर इस वक्त तुम्हारे भाई चंद दनाते हुए यहाँ नाजिल होगे तो मुझसे पहले तुमने ही यहाँ से भागना है। वो नागवारी से बोली थी। बुज़दिल ना कहो मुझे, इतना क्या गुजरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। सर्द लहजे में बोलते हुए इसने पानी की बोतल सारा की सिमत बढ़ाई, जिसे लिए बगैर ही जाने के लिए पलट गई। अगर मेरी जगह शान होता तो तुम ये पानी इससे ले लेती, मगर मेरे हाथ से नहीं ले सकती। इसके सर्द लहजे में जताने पर वो रुक कर इसकी सिमत पलटी। अगर तुम्हारी जगह वाकई शान होता तो यकीन करो मैं कभी इससे पानी लाने के लिए नहीं कहती, खुद ही जाती। तुम्हें क्या लगता है अंधेरा तुम्हें मेरी नज़रों से छुपा सकते हैं? ये मैं आँखें बंद करके तुम्हें पहचान नहीं सकती? अब्रू चढ़ाए ना खुद भरे लहजे में बोलते हुए इसने पानी की बोतल इसके हाथ से ले ली। तुम्हारा भाई तुम्हें अगर 7 पर्दों में भी छुपा कर रख देना, तब भी मैं इन पर्दों को फाड़ कर तुम तक पहुँचूंगी। ताने तो देखो ज़रा, मेरे हाथ से नहीं ले सकती। नागवारी
नागवारी से इसे देखती वो बड़बड़ाती हुई ऊपर जा रही थी, जबकि इसकी पुष्ट पर नज़र डालकर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सारी लता खुद भी बकिया सीढ़ियाँ तय करता ऊपर जा रहा था। यार ये तो वो नहीं साहब हो गया जिहड़ा हीरोइन दा रोल आ वो हीरो प्ले कर रहा बेचारा। हीरो तो एड्डियां पाबंदियां लगियां हुई तो हीरो का रोल हीरोइन प्ले कर रही है, हर दफ़ा हर टाइम ही तड़फती रहती। आज भी गुज़िश्ता कुछ दिनों की तरह मौसम नहायत खुशगवार हो रहा था। कभी कभी बादल का कोई टुकड़ा हल्की सी फवार बरसात आगे बढ़ जाता। पार्क के सब्जे पर रात में होने वाली बारिश का पानी एक वसी रकबे पर जमा हो गया था और इस वक्त इस गदले से जोहड़ में काफ़ी तादाद में मौजूद वो लड़के अपनी खेल में मगन थे। जिसके हाथ में बॉल आ रही थी वो इसे ताक ताक के अपने साथी लड़कों का निशाना ले रहा था। मामूल से हटकर आज पार्क में काफ़ी रौनक थी। शायद इस खूबसूरत मौसम ने सबको ही बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। अब वो सब भी वहाँ मौजूद फिक्र से आज़ाद हंसते खेलते इन लड़कों की तरफ ही दिलचस्पी के साथ मतवज्जा थे। बॉल लेकर भागते हुए इसने एकदम ही रुककर इसे अपने पीछे की सिमत उछाला था, जिस पर इसके पीछे भागते हुए सब लड़के बॉल की तरफ पलटकर पहले लपकने के चक्कर में एक के ऊपर एक करके पानी में जा गिरे थे। दूसरी जानिब इन सबको देखकर हंसता हुआ वो जौहर से बाहर निकल आया था और फिर रुककर सामने मतवज्जा हुआ जहाँ वो पता नहीं कब आ मौजूद हुई थी। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तेरी नज़रों को गिला ना हो कभी मुझसे, इतना टूट के मैंने तुझसे मोहब्बत की है। हल्के सब्ज़ रंग के लिबास में वो इसी खुशगवार सबसे का एक खूबसूरत हिस्सा ही दिखाई दे रही थी। मुस्कुराती नज़रों से देखता हुआ अब इसकी सिमती आ रहा था जो संग की मेज़ पर बैठी इसकी जानी मतवज्जा थी। सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं, मुझे लगा तुम शायद बारिश के खौफ से तुम घर से ही बाहर ना निकलो। भीगी शर्ट की स्लीव्स नीचे करते वो कुछ फासले पर बैठ गया था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इन लड़कों के पास जाने की? तुम जानते हो क्या इन्हें जो चले गए थे? इसकी नाराज़ी से कहने पर वह हैरान नज़रों से देखने लगा था। यार जैसे कुड़ियाँ की हिफाजत नहीं करी थी उस तरह की हिफाजत कर रही थे। मैं की कहाँ हूँ राइटर में। चलो खैर पढ़ते हैं आगे, शायद कुछ आगे इंटरेस्टिंग हो। हाँ मैं इन्हें नहीं जानता लेकिन वो अच्छे लड़के हैं। मैं तो खुद बैठा हुआ था इन्हें खेलता देख रहा था। इनकी बॉल मेरे पास आकर गिरी, मैंने उठा कर दी तो इन्होंने बॉल के साथ मुझे भी घसीट लिया। देखो बिल्कुल ही मिट्टी में ख़राब हो चुका हूँ। अपनी शर्ट पर जमी मिट्टी झाड़ते हुए वो बता रहा था। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसे मौसम में यहाँ आकर यहाँ तक मत आना। अगर बारिश तेज़ होगी तो वो इसी नाराज़ी से बोली थी। बारिश तेज़ भी होगी तो क्या हुआ, और मौसम का क्या हुआ, इतना अच्छा तो मौसम है। ये तो हल्की सी बौछार है, अभी कुछ देर में बंद हो जाएगी। और तुम बोलते बोलते वो एकदम ही रुका था क्योंकि हल्की सी बौछार में इसी वक्त शिद्दत आने लगी। खिज्जल से मुस्कुराहट के साथ इसने सारा के मुस्कुराते चेहरे को देखा। कोई बात नहीं, ये बारिश की तेज़ी भी अभी कम नहीं होती जाएगी। खजालत के साथ बोलते हुए फिर रुका, जबकि वो बेसाख्ता हंसी की बारिश की तेज़ी में इजाफा ही होता जा रहा था। उठो यहाँ से। दुपट्टे का घूंघट निकालती वो सूरज से करीब ही दरख्त की जाने गई थी बारिश से बचने के लिए। मैं नहीं आ रहा, बारिश को एंजॉय करने के लिए घर से निकला था, वो भी तुम्हारे साथ, मगर तुम तो बदज़ौक़ निकली। बारिश में भीगते वो इससे बोला था जो दरख्त के चौड़े तने से पुष्ट लगाई से ही देख रही थी, जो घने दरख्त की हदूद से बाहर धुआंधार होती बारिश में इत्मीनान से खड़ा अपने लिबास पर जमी मिट्टी को मज़ीद साफ़ करता जा रहा था। भीगे बालों में हाथ फेरते वो इसकी तरफ मतवज्जा हुआ जो खामोशी के साथ खड़ी इसे ही देख रही थी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा कर जाऊँगा। बारिश के शोर में वो कुछ बुलंद आवाज़ लगाता इसे तसल्ली दे रहा था, जबकि वो बेख्तियार मुस्कुराई। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, वो भी बुलंद आवाज़ में से बता रही थी। तो फिर ऐसी नज़रों से मुझे क्यों देख रही हो? मुस्कुराते हुए आवाज़ लगाकर बोला। दरअसल मैंने कभी बारिश वाले सीन नहीं देखे, आज पहली बार ये सीन देख रही हूँ। उसकी आवाज़ लगाने पर वो बेसाख्ता हंसा था। तुम भी आ जाओ, सीन में जान आ जाएगी, वो बोला था। पहले मुझे ये बताओ तुमने पता किया? वो आवाज़ लगाते हुए पूछ रही थी। क्या पता करना था? बारिश से बचने के लिए आंखों के ऊपर हाथ रखे वो हैरत से पूछ रहा था। यही कि तुम कैसी लड़की से शादी करोगे? वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली। फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, जवाबन इसने आवाज़ लगाई। वाकई तुम सच कह रहे हो? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल, वो बोल रहा था, मगर इसका सर नफ़ी में ही हिल रहा था, जिस पर बेसाख्ता हंसते हुए वो आगे बढ़ी, मगर बारिश की तेज़ी देखकर फ़ौरन ही रुकी थी। हाथ दो अपना। वो अपना हाथ इसके सीने पर बढ़ाते हुए बोला, जिस पर सर ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा और अगले ही पल अपना हाथ इसके भीगे हुए मगर गर्म पुर हिद्दत हाथ की चौड़ी हथेली पर रखते हुए दरख्त की घनी छाँव की हदूद से निकलती बरसती बारिश में आ गई। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी सेकंड एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार करिएगा। और गाइज़ अभी मैंने ना एक फ़ैसला किया है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अब मैं ना ज़रा बोर हो चुकी हूँ लॉन्ग नावल पढ़ के ना, तो मैं कोई छोटे छोटे नावल पढ़ना चाह रही हूँ। तो इसलिए अब मैंने ये डिसाइड किया, ये भी नावल पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि एक लिसनर की फरमाइश आई थी। तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि इस वीक में ना 2 दिन इस नावल की एपिसोड आया करेगी, जो होगी तकरीबन 2 घंटे की। 2 घंटे की लगा लो, आज पौने 2 घंटे की दिया ना, तो 2 घंटे की लगा लो, 2 घंटे की एपिसोड दिया करूँगी इस नावल की। और फिर ना बाकी रूटीन में हम ना अपने दूसरे नावल शॉर्ट नावल पढ़ा करेंगे। तो अब ये है कि इसका ना मैंने 2 डे ये डिसाइड किया कि वेडनेसडे और संडे दोनों दिन इसकी एपिसोड आएगी। और अगर वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि मैं कोई दिन मिस करूं, लेकिन अगर किसी वजह से इसके वो डेज़ मिस हो गए तो एपिसोड मिस नहीं करूंगी, मतलब कि एक वीक में 2 एपिसोड लाजमी आएंगी। तो इसके लिए फिर अब ये है कि वेडनेसडे और संडे इस नावल को डिसाइड करते हैं और फिर कल से हम दूसरा नावल स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
तो आप लोग भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको ये तजवीज़ कैसी लगी, या आप ये चाहते हैं कि पहले इसी के नावल को ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा ना वो बोर टाइप हो गई हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं भी लॉन्ग नावल पढ़ना नहीं चाह रही। लॉन्ग नावल मैंने जन्नत के पत्ते अभी वो भी मैंने जल्दी जल्दी 1.25-2 घंटे की एपिसोड रिकॉर्ड करके मुकाया था 20 एपिसोड में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। अभी देखिए ना, आज ये 508 तक पेजेस का कुछ है, और अभी हमारी सिर्फ ना 100 एपिसोड हुई हैं, वो भी इतनी लॉन्गेस्ट एपिसोड के बाद। तो मैं यही चाह रही थी कि 100 पेजेस हुए, सॉरी 100 एपिसोड हुए, अल्लाह माफ़ करे, मैं 100 एपिसोड कभी भी ना पढ़ा। हाँ जी, तो इसीलिए ना मैं ये चाह रही थी कि वेडनेसडे और संडे ये नावल रख लें हम अपना, और उसके अलावा ना डेली रूटीन में डेली वाइज एपिसोड जो आती है वो आएगी। क्या कहते हैं आप लोग, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर हम चलें, हम मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तो तब तक आप मुझे अपना फ़ैसला सुना दीजिएगा, बाकी मैं भी पोल क्रिएट कर देती हूँ, तो फिर जो आप लोगों का फ़ैसला होगा ना वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ।